चूंकि पृथ्वी ड्रैगन उस समय आग उगल रहा था, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि सिद्धार्थ का उपहार पहले ही उस तक पहुंच चुका था। उसका हमला 3 सांसों तक चला और उनके आसपास की पूरी दुनिया जलकर राख हो गई। वाष्पीकृत जमीन से भाप निकल रही थी। अपनी दवा लेने का समय हो गया है। बिल्कुल इंसान की तरह सांस छोड़ने के बाद पृथ्वी ड्रैगन ने गहरी सांस ली। नतीजतन वह काली औषधीय गोली सीधे निगल ली गई। पृथ्वी ड्रैगन के मुंह की तुलना में वह विशाल गोली धूल के कण की तरह थी। लेकिन जैसे ही विशाल गोली उसके गले में प्रवेश की, वह काले तरल में परिवर्तित हो गई जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। पृथ्वी ड्रैगन को तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना मुंह खोला और काली औषधीय तरल थूकने ही वाला था। स्वर्ग को चीर दो दो। ठीक इसी समय सिद्धार्थ की पूरी ताकत से किया गया हमला उसके सिर पर बुरी तरह से वार कर गया। पृथ्वी ड्रैगन को अपनी रक्षा के साथ मारा गया और वह जमीन पर गिर गया। उस हमले के बाद सिद्धार्थ आखिरकार डर गया। यह उसका पूरी ताकत से किया गया हमला था, लेकिन यह सिर्फ स्लैश के चारों ओर के उसके शल्कों के एक हिस्से को ही तोड़ पाया। यह कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचा सका। वास्तव में यह मांस पर घाव भी नहीं कर पाया। इस तरह का बचाव बहुत भयानक था। हालांकि इस हमले से उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। जब तक जहर पृथ्वी ड्रैगन के पूरे शरीर में घूमता रहा, उसे भरोसा था कि भले ही जहर उसे मार न सके, लेकिन यह उसकी युद्ध क्षमता को बहुत कम कर देगा। वह हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग का जहर था। यह बहुत शक्तिशाली था, इस हद तक कि स्पाइडर किंग की जहर की थैली के चारों ओर सुरक्षा की 3 परतें थीं। एक बार जब उसका जहर निकलता तो स्पाइडर किंग भी जहर से मर जाता। इस प्रकार यह देखा जा सकता था कि वह जहर कितना शक्तिशाली था। इस हमले को जारी करने के बाद सिद्धार्थ तुरंत हवा में उड़ गया। उसे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस जहर फैलने का इंतजार करना था। धरती का ड्रैगन बार बार अपना सिर हिला रहा था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। वह आग उगल रहा था और जहर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अफसोस की बात है कि उसकी ज्वाला ऊर्जा उसके पेट से नहीं बल्कि उसके निदान से आ रही थी। वह जहर को फैलने से रोकने में असमर्थ था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को राहत मिली। इस तरह भले ही उसने एक तुरुप का पत्ता खो दिया था, लेकिन कम से कम उसे ड्रैगन स्केल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। भले ही वह उसे मार न सके, लेकिन वह सुरक्षित रूप से निकल सकेगा। क्या हवा में सिद्धार्थ ने अचानक अपनी दृष्टि के किनारे पर एक और विशाल आकृति देखी। वह आसमान से नीचे गिरा और लगभग वाइड को भागने के लिए पुकारा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि पृथ्वी ड्रैगन के मूल स्थान पर एक और पृथ्वी ड्रैगन जमीन पर पड़ा था। यह उस ड्रैगन से थोड़ा छोटा था जिसके खिलाफ वह लड़ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था। उसकी चिंता मत करो, वह मर चुका है, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। मर गया? सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना भीग गया था। अगर उसे 2 अर्थ ड्रैगन्स का सामना करना पड़ता तो जीतने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। आसमान से ऊपर से उसे और भी बेहतर नजारा देखने को मिला। उसने देखा कि वहां एक गुफा भी थी जहां पृथ्वी ड्रैगन था। यह अज्ञात था कि अंदर क्या था। छोटे दोस्त, तुम वाकई बहुत दुष्ट हो। तुम्हारी वह जहरीली गोली पृथ्वी ड्रैगन को नहीं मार पाएगी, लेकिन यह उसकी शक्ति को लगभग 70% तक कम कर देगी, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ के पास ऐसा कोई तरीका होगा। काफी भयावह है, मैं इसे प्रशंसा के रूप में लूंगा। और 70%? यह मेरी अपेक्षा से भी अधिक प्रभावी है, सिद्धार्थ ने प्रसन्न होकर कहा। पृथ्वी ड्रैगन अचानक दहाड़ उठा। जहर उसके पूरे शरीर में फैल रहा था और वह उसे रोक नहीं सका। क्रोध में उसने अपना मुंह खोला और एक सुनहरी रोशनी सिद्धार्थ की ओर बढ़ी। सावधान, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी चिल्लाई। सिद्धार्थ डर के मारे उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी ड्रैगन इतना भयानक हमला करेगा। यह उसकी अग्निश्वास नहीं थी, बल्कि एक तरह की दिव्य क्षमता थी। जैसे ही सिद्धार्थ को संकट का एहसास हुआ, उसने सहज रूप से लाइटनी बॉडी ब्लिंक का इस्तेमाल करके एक तरफ छिपने की कोशिश की। सुनहरी रोशनी की किरण उसके शरीर से बाल बाल बचकर निकल गई। लेकिन हालांकि यह सीधे उस पर नहीं गिरा, लेकिन इससे होने वाली शॉकवेव ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे किसी हथौड़े ने उसके शरीर पर वार किया हो। उसके कपड़े उड़ गए और उसने बेतहाशा खून की उल्टी की। उसका शरीर लगभग ढह गया। सिद्धार्थ बहुत डर गया। उसने जल्दी से चकमा दिया और नए कपड़े पहन लिए। वह हवा में उड़ गया ताकि पृथ्वी ड्रैगन उस पर दूसरा वार न कर सके। यह पृथ्वी ड्रैगन की मुख्य क्षमताओं में से एक है।
यहां तक कि एक फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेटर भी मारा जाएगा अगर उन पर हमला किया जाए, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने समझाया। सिद्धार्थ को बहुत डर लगा। हमला बहुत शक्तिशाली था और इसके होने का कोई संकेत भी नहीं था। यह ठीक नहीं है, इस तरह के हमले से इसकी मूल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। वो लॉन को इसी की जरूरत है, सिद्धार्थ ने कहा। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी अवाक रह गई। सिद्धार्थ बार बार कहता रहा कि लेंग युयान पागल है, लेकिन क्या वह उससे भी ज्यादा पागल नहीं था? पृथ्वी ड्रैगन को मारने का सबसे अच्छा समय वह क्षण था जब उसकी सारी कोर ऊर्जा समाप्त हो गई थी। लेकिन सिद्धार्थ को वास्तव में अपने निदान में ऊर्जा की परवाह थी। वह सच्चा पागल था। सिद्धार्थ ने हवा में आगे बढ़ना जारी रखा, जिससे पृथ्वी ड्रैगन को उस पर लॉक होने और फिर से हमला करने का मौका नहीं मिला। इससे उसकी मुख्य ऊर्जा बच जाएगी। अंततः वह पृथ्वी ड्रैगन के करीब पहुंच गया और उसने अचानक अपना एक पंख उस पर पटक दिया। सिद्धार्थ यह देखकर खुश हुआ कि उसकी गति और शक्ति में स्पष्ट रूप से कमी आ गई थी। यह जहर का असर हो सकता है। उसने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक को चरम सीमा तक धकेल दिया और चतुराई से उसके पंखों, पंजों, पूंछ और सांस को चकमा दे दिया। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसकी शक्ति और गति बहुत कम हो गई थी, इसलिए वह फुर्तीला नहीं था। वह सिद्धार्थ को डराने में असमर्थ था। सिद्धार्थ उसके इर्द गिर्द भिनभिनाती मक्खी की तरह थी। चाहे वह कैसे भी हमला करे, वह उस पर वार नहीं कर पा रही थी। वह गुस्से में दहाड़ रही थी। धमाका! क्रोध के कारण पृथ्वी ड्रैगन ने अपने दोनों पंख नीचे गिरा दिए। परिणामस्वरूप धूल हवा में उड़ गई और वह कुछ कदम लड़खड़ा गया। अच्छा मौका, सिद्धार्थ काफी समय से इंतजार कर रहा था। उसकी तलवार ने ठीक उसी समय उसके पंख पर वार किया जब उसने संतुलन खो दिया था। पृथ्वी ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था और अपनी रक्षा के कारण उसकी कृपाण ने पंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन विशाल बल ने उसे और भी अधिक संतुलन खो दिया। वह लुढ़क गया, जमीन पर लुढ़क गया। जब वह जमीन से उठा तो उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। एक कारण तो वह लुढ़क रहा था, जबकि दूसरा जहर के कारण। उसकी सजगता काफी धीमी हो गई थी। उग्र ज्वाला जेल। अनगिनत ज्वाला रूणों ने पृथ्वी ड्रैगन के चारों ओर तेजी से एक जेल बना दी। अपनी उलझी हुई अवस्था में उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। इतनी सारी योजना बनाने के बाद उसने आखिरकार एक अवसर बना ही लिया था। उसे यह जानना था कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ पृथ्वी ड्रैगन जैसे 8वें रैंक के जादुई जानवर को फंसाने की कोशिश करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। जब जादुई कला बन रही थी तो उसे पृथ्वी ड्रैगन को हिलने से रोकना था। अन्यथा अगर यह अपनी सबसे कमजोर अवस्था में बनने के दौरान संघर्ष करता है तो ज्वाला जेल भंगुर हो जाएगी और इस शक्तिशाली जादुई जानवर द्वारा आसानी से तोड़ी जा सकेगी। इसलिए जादुई कला का उपयोग करने के लिए उसे पहले पृथ्वी ड्रैगन को एक पल के लिए स्थिर रखना था। मूल रूप से उसने सोचा था कि अगर वह स्प्लिट द हेवंस को उसके सिर पर गिरा देता है तो रैगिंग फ्लेम प्रिजन का उपयोग करते समय उसे आधी सांस के लिए चक्कर आने की अच्छी संभावना होगी। लेकिन पृथ्वी ड्रैगन की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यह अच्छी बात थी कि उसके पास उसे कमजोर करने के लिए जहर की गोली थी, जिससे वह इस अवसर का फायदा उठा सका। ज्वाला कारागार अभी अभी प्रकट हुआ था कि मंत्रोच्चार से वातावरण भर गया। ज्वाला की असीम ऊर्जा ज्वाला कारागार में उमड़ पड़ी। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत से उग्र ज्वाला जेल को घुमाया, जबकि पृथ्वी ड्रैगन पागलपन से संघर्ष कर रहा था। हालांकि पृथ्वी ड्रैगन बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। यह सोने के धागों से बने पक्षी पिंजरे की तरह था जिसमें एक मुर्गा फंसा हुआ था। पृथ्वी ड्रैगन के सामने ज्वाला जेल कमजोर लग रही थी और यह लगातार हिल रही थी। यह थोड़ा हास्यास्पद भी था, लेकिन सिद्धार्थ को यह बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं लगा। उसका दिल उसके गले तक आ गया था। ऐसा लग रहा था कि ज्वाला की जेल किसी भी क्षण टूट जाएगी। वाइल्ड, जल्दी से इसके सिर पर वार करो, सिद्धार्थ चिल्लाया। निर्वाण शास्त्र के साथ वह अपनी ऊर्जा को ज्वाला जेल में डाल रहा था। वह इसे मुश्किल से ही नियंत्रित रख पा रहा था। वाइल्ड, जो बहुत पहले से तैयार था, जल्दी से बाहर भागा। उसके पैर जमीन पर पड़े और वह हवा में उछला। उसका आकार अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गया, जिससे वह 30 मीटर लंबा विशालकाय बन गया। हालांकि यह उसका दूसरी बार देखने का अनुभव था, फिर भी सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। वाइल्ड ने अपना हड्डी वाला डंडा पृथ्वी ड्रैगन के सिर पर दे मारा। धमाका! स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। खून की बौछारें हुईं और पृथ्वी ड्रैगन ज्वाला की जेल से टकराकर दूर उड़ गया। क्या यह अभी भी मरा नहीं है? सिद्धार्थ चौंक गया। वाइल्ड के हमले की वजह से उसका आधा सिर अब धंस गया था।
लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि अर्थ ड्रैगन के पास क्रिस्टल कोर नहीं था। इसकी सारी ऊर्जा उसके निदान में स्थित थी। वो लोंग, अब यह तुम्हारे ऊपर है। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया। उसकी बाह पर बना ज्वाला टैटू चमक उठा और प्रकाश की एक नीली किरण बुरी तरह घायल पृथ्वी ड्रैगन की ओर बढ़ी। वो लोंग का 3000 मीटर का शरीर पृथ्वी ड्रैगन की ओर बढ़ा। उसका आकार पहले से ही बहुत बड़ा था, लेकिन पृथ्वी ड्रैगन की तुलना में वो लोंग एक कुपोषित बच्चे की तरह लग रहा था जो एक बड़े आदमी पर हमला कर रहा था। जिस समय हुओ लांग बाहर निकला, लेई लांग भी उसके पीछे पीछे आया। यह लांग चेन का आदेश नहीं था, वह हुओ लांग की मदद करने के लिए खुद ही बाहर निकल आया था। वो लांग और लेई लांग ने तुरंत पृथ्वी ड्रैगन की गर्दन के चारों ओर कुंडली बना ली। उनके रूण घूम गए, कसकर जकड़े हुए उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ जानता था कि डबल ड्रैगन विनाश भी पृथ्वी ड्रैगन को कोई प्रभावी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए उसने उन्हें एक अवसर की तलाश में अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हुए लड़ने के लिए कहा। अब जाकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसने 8वीं रैंक के जादुई जानवर को चुनौती देकर कितनी मूर्खता की थी, और वह भी 8वीं रैंक के जादुई जानवरों के बीच एक शासक। मूल रूप से वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिन्हें वह चुनौती दे सकता था। पृथ्वी ड्रैगन ने उन्हें दूर भगाने की कोशिश करते हुए उग्रता से दहाड़ लगाई। उसका गला उसके शरीर का सबसे पतला हिस्सा था और यह एकमात्र जगह थी जहां वे दोनों उसे लपेट सकते थे और धमका सकते थे। पृथ्वी ड्रैगन के रूण अचानक चमक उठे और एक भयानक दबाव उतर आया। यह देखकर कि पृथ्वी ड्रैगन बस अपने प्रतिबंधों को हटाने वाला था, सिद्धार्थ डर के मारे उछल पड़ा। वाइल्ड, इसे फिर से मारो, सिद्धार्थ चिल्लाया जब उसने देखा कि वाइल्ड अभी भी अपने विशालकाय रूप में था। जैसे ही वाइल्ड ने पहली बार वार किया, उसे लगा कि उसकी शक्ति पीछे हट रही है। वह अभी बर्बर रक्त कांस्य शरीर को हटाने ही वाला था, लेकिन सिद्धार्थ का आदेश सुनकर उसने जल्दी से अपना क्लब नीचे गिरा दिया। धमाका! हड्डियां टूटने की आवाज गूंजी। पृथ्वी ड्रैगन का सिर अब पूरी तरह विकृत हो चुका था, लेकिन वह अभी भी मरा नहीं था। अचानक पृथ्वी ड्रैगन के शरीर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह ठीक होने के लिए अपने निदान के भीतर की ऊर्जा पर निर्भर होने वाला था। सिद्धार्थ का चेहरा हरा हो गया। 8वीं श्रेणी के जादुई जानवर वास्तव में बहुत भयानक थे। अगर वह इसे ठीक होने देता तो इसकी उन्मत्त अवस्था में यह अज्ञात था कि क्या ड्रैगन स्केल भी इसे रोक सकता है। वाइल्ड के हमले से अर्थ ड्रैगन दूर जा गिरा था। अचानक सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। उसने ली लॉन्ग और हुओ लॉन्ग को संदेश भेजा, स्वर्ग को विभाजित करें दो। वो लांग ने तुरंत पृथ्वी ड्रैगन को छोड़ दिया और चकमा दे दिया। केवल लेई लांग ने उसे कसकर पकड़ना जारी रखा। इस समय सिद्धार्थ का हमला हुआ। कितना क्रूर! पूर्वी बंजर भूमि की घंटी बुदबुदाई। वाइल्ड द्वारा मारे जाने के बाद पृथ्वी ड्रैगन अभी तक स्थिर नहीं हुआ था। अब उसे एक बार फिर से उड़ा दिया गया। जैसे ही उसका पेट हवा में उछला, उसने तुरंत संघर्ष किया। जैसे ही उसने संघर्ष किया, उसकी पूंछ के पास एक छेद दिखाई दिया। वह पृथ्वी ड्रैगन का गुदा था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बल लगाया था। वह खुल गया था। तभी एक नीला अग्नि ड्रैगन सिकुड़कर अंदर घुस गया। पृथ्वी ड्रैगन ने एक दयनीय दहाड़ लगाई जिसने 9 स्वर्गों को हिलाकर रख दिया। उसने तुरंत ही एक नए स्तर पर संघर्ष करना शुरू कर दिया। वह पागलों की तरह आगे पीछे लुढ़कने लगा, जिससे जमीन नष्ट हो गई। उसके पंख ब्लेड जैसे थे, जबकि उसकी पूंछ चाबुक जैसी थी, जो उसके आसपास की हर चीज को नष्ट कर रही थी। सिद्धार्थ घबरा गया। वह जल्दी से वाइल्ड के पास गया। उसकी कमजोर हालत देखकर उसने उसे खींचकर दूर कर दिया। सिद्धार्थ अभी अभी वहां से निकला ही था कि लेई लॉन्ग अब और नहीं टिक सका और टूट गया। यह बिजली के रून में बदल गया जो उसके हाथ में वापस आ गया। यह स्पष्ट रूप से पृथ्वी ड्रैगन को रोकने में सक्षम नहीं था जब उसने यह पागलपन भरा संघर्ष शुरू किया। सिद्धार्थ दूर उड़ गया। वाइल्ड ने जल्दी से एक जादुई जानवर की लाश निकाली और उसे खाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह भूख से मरने वाला है। दूसरी ओर सिद्धार्थ हैरानी से पागलों की तरह संघर्ष कर रहे पृथ्वी ड्रैगन को देख रहा था। यह पृथ्वी ड्रैगन वाकई बहुत भयानक था। वाइल्ड ने इसे लगातार बुरी तरह घायल किया था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ताकत थी। अचानक पृथ्वी ड्रैगन के शरीर के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई। वह अकड़ गया और फिर बिना हिले डुले जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पसीने से लथपथ हो गई है। हवा का झोंका उसके ऊपर महसूस करते हुए उसे लगा कि वह गिरने वाला है।
वो लोंग सफल होने में कामयाब रहा था। एक बेहद चालाक कोण से उसने पृथ्वी ड्रैगन की व्यावहारिक रूप से दोषरहित रक्षा को तोड़ दिया था। वह उसके शरीर में घुसने और सीधे उसके निदान को निगलने में कामयाब रहा था। निदान को निगल जाने के बाद वह ऐसे इंसान की तरह हो गया जिसका दिल कुचल दिया गया है। उसने तुरंत अपनी शक्ति का स्रोत खो दिया। बकवास बकवास, मुझे खाना चाहिए। वाइल्ड अचानक दहाड़ते हुए धरती के ड्रैगन की ओर बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी भूख ने उसे पागल कर दिया। उसने उसका पंजा पकड़ लिया, लेकिन चाहे उसने कितना भी खींचा, तराजू नहीं उतरी। अपनी जल्दबाजी में वाइल्ड ने सीधे अपना मुंह खोला और तराजू को काट लिया। सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। वे शल्क जिन्हें खजाने की वस्तुएं भी मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकती थीं, वाइल्ड द्वारा खाए जा रहे थे। लेकिन शल्क बहुत सख्त थे और वाइल्ड के मुंह से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पृथ्वी ड्रैगन की त्वचा के साथ साथ शल्कों को भी कुचलता रहा। ठीक वैसे ही वाइल्ड घुटनों के बल बैठ गया और उसने उस खुली हुई त्वचा को बुरी तरह से काट लिया। वह अतुलनीय रूप से कठोर त्वचा भी उखड़ गई और फिर खून बहता देख वाइल्ड ने अपना मुंह खोला और उसे पीना शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ, तुम इसे नहीं पी सकते। यह जहरीला है। सिद्धार्थ ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन वाइल्ड बहुत तेज था। वह पहले ही पृथ्वी ड्रैगन के शरीर में घुस चुका था। उसका आधा शरीर पहले से ही उसके मांस के अंदर था और सिद्धार्थ केवल उसका पैर पकड़ने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड ने अपनी सारी समझ खो दी थी। सिद्धार्थ चाहे जितना भी खींचे, वह अंदर के मांस को काटता रहा, बाहर निकलने से इनकार करता रहा। सिद्धार्थ को यह बात अजीब और चौंकाने वाली लगी, लेकिन हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग का जहर अभी भी मौजूद था। वाइल्ड को भी इसी तरह जहर दिया जाएगा। उसे रहने दो। बर्बर जाति केवल मांस खाती है। मांस और खून वाली कोई भी चीज खाई जा सकती है। उन पर जहर का कोई असर नहीं होता, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा। क्या? सिद्धार्थ चौंका। उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ? यह कैसी भयावह संरचना थी? जैसे ही वह अचंभित हुआ, वाइल्ड ने पहले ही पृथ्वी ड्रैगन के पंजे में अपना रास्ता खोद लिया था और पीछे केवल एक खूनी छेद छोड़ दिया था जिससे पता चलता था कि वह कहाँ घुसा था। अंदर से उसके खाने की आवाज सुनी जा सकती थी। शायद तुमने जो कहा वह सही था। तुम्हारे सारे अवसर खतरे में हैं, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने आह भरते हुए कहा। यही मैंने अपने अनुभव से सीखा है। स्वर्ग अक्सर मेरे साथ अन्याय करता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वे मुझे मारना भी चाहते हैं। मुझे और मजबूत होने की जरूरत है, इसलिए मुझे और चिप्स हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। धिक्कार है, बस इसके बारे में बात करना ही गुस्सा दिलाने वाला है। स्वर्ग सभी चीजों को जन्म देता है। मैंने कभी जन्म लेने के लिए नहीं कहा, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, इसलिए वे हमेशा मेरी जान लेने की कोशिश नहीं कर सकते। धिक्कार है, एक बार जब मैं और मजबूत हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से इन बेवकूफ स्वर्गों को उलट दूंगा। सिद्धार्थ ने अपने दांत भींच लिए। आपकी यह सोच अत्यंत विधर्मी है, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। अगर तुम्हें मेरे जैसे अनुभव होते तो तुम और भी ज्यादा विधर्मी होते। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। केवल वे लोग ही उसके गुस्से को समझ सकते थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे गुजरा हो। अचानक पृथ्वी ड्रैगन की पूंछ के चारों ओर से एक नीली रोशनी निकली। यह एक विशाल ड्रैगन में बदल गया जो हवा में उड़ गया। सिद्धार्थ बहुत खुश था। वो लॉन्ग की शक्ति काफी बढ़ गई थी। उसका आकार अब 50% बढ़ गया था। यह बहुत बड़ा लाभ था। वो लांग उत्साह से हवा में उड़ रहा था, अपने गर्व और शक्ति को व्यक्त कर रहा था। लांग चेन मुस्कुराया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो गया। वो लांग और लेई लांग बुद्धिमानी के मामले में बच्चों की तरह थे। सिद्धार्थ ने धरती के ड्रैगन के सिर पर छलांग लगाई। उसने फ्लाइंग रेनबो को हड्डियों के बीच की दरार पर काट दिया, जिससे वह पूरी तरह से मर गया ताकि उसे और तकलीफ न हो। पृथ्वी ड्रैगन की जीवन ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। उसका सिर कुचल दिया गया था और उसका निदान खा लिया गया था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। लेकिन इस तरह का जीवन सिर्फ यातना था। सिद्धार्थ का यह प्रहार उसकी दया थी। यह तय करने के बाद जब उसे याद आया कि वाइल्ड अभी भी उसके पंजे में है, तो उसने लगभग आतन लाश को दूर रख दिया। उसने अपनी दिव्य भावना को बाहर निकाला और अवाक रह गया। कुछ ही समय में वाइल्ड ने पंजे में मौजूद सारा मांस खा लिया था। वह 8वीं श्रेणी के जादुई जानवर का मांस था। उसमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा की कल्पना करना भी डरावना था।
लेकिन वाइल्ड ने पहले ही बिना संतुष्ट हुए कई टन खा लिया था। हालांकि जब पृथ्वी ड्रैगन के विशाल शरीर की बात आती थी तो कई टन मांस कुछ भी नहीं था। जाओ दूसरे अर्थ ड्रैगन को देखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी फसल है। तुम्हारी युद्ध शक्ति के अनुसार तुम्हें निश्चित रूप से यह लड़ाई हारकर मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम जीत गए, इसलिए तुम्हारी फसल इतनी बड़ी है कि दूसरों की आंखें लाल हो जाएंगी। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने आह भरी। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को पता नहीं था कि सिद्धार्थ के पास ड्रैगन स्केल था और वह कभी भी भाग सकता था, क्योंकि ड्रैगन स्केल लगातार आदिम अराजकता वाले स्थान में था। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने इस धरती के ड्रैगन को वाइल्ड के खाने के लिए छोड़ दिया। यह दूसरा अर्थ ड्रैगन 2.5 मील लंबा था। यह पहले वाले से थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था। यह जमीन पर पड़ा था और इसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। यह मर चुका है। सिद्धार्थ को यह अजीब लगा। उसके शरीर पर कोई चोट या लड़ाई के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा था। वो लोंग वैसे भी यह एक खजाना था। एक बार जब हो लोंग ने इसके निदान को खा लिया तो इसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ जाएगी। उसने इसे पुकारा, लेकिन हो लोंग बाहर नहीं आया। इसने कहा कि इस पृथ्वी ड्रैगन के निदान में कोई ऊर्जा नहीं थी। क्या सीनियर, क्या आपने नहीं कहा था कि यह सबसे बढ़िया फसल थी? सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपने आध्यात्मिक स्थान में पूर्वी बंजर भूमि की घंटी को थोड़ा हिलते हुए महसूस किया। अचानक बाहरी दुनिया में प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और पृथ्वी ड्रैगन के पेट को चीरती हुई निकल गई। इसकी शक्तिशाली सुरक्षा, जिसे सिद्धार्थ भेद नहीं पाया था, उस प्रकाश के सामने कागज की तरह थी। पृथ्वी ड्रैगन के पेट में एक बड़ा घाव दिखाई दिया। अचानक 4 बड़े अंडे बाहर निकले। सिद्धार्थ की आंखें लगभग बाहर आ गईं। पृथ्वी ड्रैगन अंडे? हाँ, ये पृथ्वी ड्रैगन के अंडे हैं। इस बार आपकी किस्मत वाकई शानदार रही। यह पृथ्वी ड्रैगन का जोड़ा था और मां ड्रैगन मर गई। सौभाग्य से इसके अंदर के अंडे पहले से ही पूरी तरह से बन चुके हैं। भले ही मां ड्रैगन मर गई हो, लेकिन अंडे अभी भी सेते हैं, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। यह अर्थ ड्रैगन बाहरी दुनिया का अर्थ ड्रैगन नहीं था, जहां उनके पास अशुद्ध रक्तवंश था और वे केवल 6ठे रैंक तक ही बढ़ सकते थे। लेकिन चूंकि ये 8वीं रैंक के पृथ्वी ड्रैगन के अंडे थे, इसलिए वे 8वीं रैंक के पृथ्वी ड्रैगन में भी परिपक्व होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंक्यू जैसे बीस्ट टैमर के साथ उन्हें अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए सबसे अच्छी बढ़ती परिस्थितियां मिलेंगी। हाँ, सोना, इस बार तो मुझे सचमुच सोना मिल गया है। सिद्धार्थ अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मेंक्यू के पास एक हो सकता था और तांग वानेर के पास भी एक हो सकता था। यह जरूरी था। जहां तक उस छोटे साथी गोरान की बात है, यह निश्चित रूप से दिखावे के लिए एक दिव्य वस्तु थी। अगर वह उसे एक नहीं देता तो वह अपने मालिक को तुच्छ कहता। आखिरकार वह ड्रैगन ब्लड लीजन का जनरल था। भले ही यह सिर्फ दिखावे के लिए हो, उसके पास एक शक्तिशाली सवारी होनी चाहिए। जहां तक आखिरी बात है, तो सिद्धार्थ को अचानक लिटिल स्नो का ख्याल आया। आध्यात्मिक स्थान में लिटिल स्नो ने एक धीमी सी गर्जना की। वह वास्तव में सिद्धार्थ के इरादे को समझ गई और उसने मना कर दिया। सिद्धार्थ लिटिल स्नो के खाने के लिए एक अंडा छोड़ने के बारे में सोच रहा था। 10,000 में से एक मौका हो सकता है कि वह उसे आगे बढ़ने में मदद कर सके। सिद्धार्थ लिटिल स्नो को आगे बढ़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं पहले उन्हें दूर रख दूंगा और हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। सिद्धार्थ ने 4 अंडों के साथ साथ लाश को भी दूर रख दिया। जैसे ही सिद्धार्थ पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रहा था, वो लॉन्ग ने अचानक उसे एक संदेश भेजा। क्या तुम्हें गुफा में कुछ चाहिए? सिद्धार्थ चौंक गया। हालांकि हो लॉन्ग की बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह उसे सरल विचार बताने में सक्षम था। सिद्धार्थ ने अपने आसपास के माहौल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। इस पहाड़ की चोटी समतल और बहुत बड़ी थी। वहां दर्जनों मील चौड़ी खुली जगह थी। बीच में एक शाफ्ट था जो सीधे नीचे की ओर जाता था। वह शाफ्ट 100 मीटर चौड़ा था। शुरू में सिद्धार्थ ने सोचा था कि यह पृथ्वी ड्रैगन की मांद होगी, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे यह समझ में नहीं आया। पृथ्वी ड्रैगन के विशाल शरीर के साथ यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो सकता था। वो लोम की याद दिलाने पर सिद्धार्थ उत्सुक हो गया। उसके पंख फड़फड़ाए और वह धीरे धीरे नीचे की ओर उड़ चला। शाफ्ट सीधे नीचे चला गया। सब कुछ बहुत स्थिर था। बाहर भयानक लड़ाई के बाद भी यह पहाड़ अभी भी नहीं गिरा था। सिद्धार्थ कई मील नीचे उतरा।
वह न केवल पहाड़ के बीचों बीच पहुंचा था, बल्कि वह भूमिगत भी उतर गया था। हालांकि वह अभी भी अंत तक नहीं पहुंचा था। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसे एहसास हुआ कि वो लोंग क्या चाहता था। जैसे जैसे वह गहराई में गया, एक भयंकर गर्मी उसके करीब आ गई। अचानक जमीन के नीचे से गर्मी की एक लहर फूट पड़ी। यह शाफ्ट चिमनी की तरह थी, जिससे नीचे से आग फूटने लगी। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी ज्वाला ऊर्जा को प्रसारित किया, जिससे उसकी रक्षा हुई। उसी समय उसने अपनी तलवार को दीवार में घुसा दिया, ताकि वह स्थिर रह सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दो पृथ्वी ड्रैगन इस जगह को अपना घर बना लेंगे। चूंकि ज्वाला जादुई जानवरों को दर्शाती है, इसलिए वे खेती करने के लिए इस ज्वाला ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। जब वह 10 मील से ज्यादा जमीन के अंदर था, तो अचानक जगह चौड़ी हो गई। इधर उधर देखते हुए सिद्धार्थ अवाक रह गया। यह जगह वास्तव में सैकड़ों मील चौड़ा एक विशाल लावा पूल था। लावा के प्रत्येक उग्र उछाल के साथ शक्तिशाली गर्मी की लहरें निकलती थीं, जो एक साधारण आकाशीय प्राणी को भी भून सकती थीं। अचानक लावा फूट पड़ा। इसकी एक लहर सिद्धार्थ की ओर टूट पड़ी। उसने सूंघते हुए अपनी तलवार से लहर को तोड़ दिया। जब उसने लहर को तोड़ा, तो एक गर्जना हुई। लावा से एक विशाल आकृति उड़कर बाहर आई। यह आग की लपटों से बना एक शेर था। जब यह प्रकट हुआ, तो इससे निकलने वाली गर्मी ने तुरंत इस भूमिगत दुनिया को अस्पष्ट बना दिया। उस गर्मी के कारण अंतरिक्ष में अराजकता फैल गई। एक पृथ्वी की ज्वाला। सिद्धार्थ ने चौंककर चीख मारी। इस दुनिया में सिर्फ पृथ्वी की ज्वालाओं में ही ऐसी भयानक ज्वाला ऊर्जा थी। यह व्यावहारिक रूप से इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, और जिस चीज को छूती थी उसे जला देती थी। इसके अलावा यह पृथ्वी ज्वाला अत्यधिक सघन थी, वो लोंग से भी अधिक। ज्वाला सिंह ने भयंकर दहाड़ लगाई और सिद्धार्थ पर हमला किया। उसी समय हुओ लोंग की दहाड़ सुनाई दी। उसका विशाल शरीर ऊपर की ओर उछला और ज्वाला सिंह को घेर लिया। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हुओ लोंग ज्वाला सिंह के एक ही वार से टुकड़े टुकड़े हो गया। कितना शक्तिशाली! वो लोंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि एक पृथ्वी ज्वाला के पास मांस और रक्त का शरीर नहीं था। जब उसका शरीर टूट गया, तो वह रून में बदल गया, जो एक बार फिर से ज्वाला ड्रैगन में संघनित हो गया और ज्वाला शेर पर हमला करना जारी रखा। लेकिन हुओ लोंग का विशाल शरीर ज्वाला सिंह के सामने कागज की तरह कमजोर था। वह एक भी वार झेलने में सक्षम नहीं था। वरिष्ठ, क्या आप उस पृथ्वी ज्वाला को दबाने में मेरी मदद कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूर्वी बंजर भूमि की घंटी से पूछा। यह पृथ्वी ज्वाला जानवर बहुत शक्तिशाली था। अगर यह जारी रहा, तो बहुत जल्द ही हुओ लोंग और अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। और हुओ लोंग की सुरक्षा के बिना सिद्धार्थ इस ज्वाला शेर के खिलाफ कोई मौका नहीं दे पाएगा। यह मेरे लिए आसान है, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो यह आपके मुकदमे से आपका इनाम लेने के मेरे कर्म को रद्द कर देगा। इसके अलावा मुझे मुक्त करने के लिए मैं जीवन और मृत्यु की स्थिति में एक बार आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन एक बार जब मैं ऐसा करता हूं, तो हमारे बीच का कर्म खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बेतरतीब ढंग से मदद नहीं कर सकता। हम पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर हैं, आप समझते हैं? पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। चिंता मत करो सीनियर, मैं इतना लालची व्यक्ति नहीं हूं। नहीं, मैं दूसरों पर निर्भर रहूंगा। मुख्य समस्या यह थी कि ज्वाला सिंह बहुत शक्तिशाली था। वो लांग उसे फंसाने में भी असमर्थ था। अन्यथा उसे पूर्वी बंजर भूमि की घंटी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब तक वो लांग उसे एक पल के लिए फंसा सकता था, वह उसे आदिम अराजकता स्थान में खींच सकता था। सिद्धार्थ को भरोसा था कि आदिम अराजकता मन का निश्चित रूप से उसे वश में करने में सक्षम था। पृथ्वी ज्वाला के कई प्रकार हैं। आपकी पृथ्वी ज्वाला को नीली भूमिगत ज्वाला कहा जाता है। सच में इसकी रैंकिंग बहुत अधिक नहीं है। यह शीर्ष 100 में भी नहीं है। आपके सामने रक्त भस्म करने वाली शेर की ज्वाला बहुत बेहतर है। इसकी रैंकिंग 90 है। मेरी सलाह है कि आप रक्त भस्म करने वाली शेर की ज्वाला को वश में करें और फिर अपनी वर्तमान पृथ्वी ज्वाला को उसमें डाल दें। इससे आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। लिटिल स्नो की तरह मैं हुओ लोंग को एक सहायक या हथियार के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में देखता हूं जो मेरे साथ लड़ता है। जब तक यह मुझे नहीं छोड़ता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप इसे मूर्खता मान सकते हैं, लेकिन मुझे इस मूर्खता की आदत है। मैं अपनी इस गलती को नहीं बदल सकता, इसलिए कृपया आगे बढ़े। सिद्धार्थ समझ गया कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल क्या कह रही थी।
ब्लू अंडरग्राउंड फ्लेम की जन्मजात क्षमता बहुत अधिक नहीं थी। इसे बढ़ाने का कोई मूल्य नहीं था, इसलिए इसे रक्त भस्म करने वाली शेर की लौ के साथ बदलना बेहतर था। हालांकि सिद्धार्थ का लक्ष्य मुनाफे को यथासंभव बढ़ाना नहीं था। वह मुनाफे के लिए संगति को दरकिनार नहीं कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल का सुझाव सही था, लेकिन चूंकि वह सिद्धार्थ था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह देखकर ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को गुस्सा नहीं आया। वास्तव में, हालांकि उसे ऐसी बात बहुत मूर्खतापूर्ण लगी, लेकिन उसे यह पसंद भी आया। उसने पहली बार ऐसे व्यक्ति को देखा था। हवा में एक टूटी हुई घंटी दिखाई दी। हालांकि घंटी अधूरी थी, लेकिन हवा में एक राजसी आभा भर गई। एक ऐसी इच्छाशक्ति जो दुनिया को अपने वश में कर सकती थी, प्रकट हुई। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल की सतह से जंग का एक छोटा सा कण गिरा, जिससे एक अमर चरित्र प्रकट हुआ। उस पल में सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि दुनिया अचानक स्थिर हो गई। समय और स्थान जम गए। धमाका! घंटी से एक सुनहरी लहर निकली और ज्वाला सिंह से टकराई। ज्वाला सिंह तुरंत फट गया और रून बन गया। फिर उन रूनों को किसी अज्ञात ऊर्जा द्वारा तेजी से एक गेंद में संघनित कर दिया गया। वो लोम ने सीधे उस गेंद को निगल लिया और फिर सिद्धार्थ की बाह में वापस आ गया। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी गायब हो गई। वो लोम भी गायब हो गया था। सब कुछ गायब हो गया था। दुनिया सामान्य हो गई, मानो जो कुछ भी अभी हुआ था वह सिर्फ एक भ्रम था। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, अब वह सदमे से उबर रहा था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी कितनी भयानक थी। यह टूटी फूटी अर्धमृत अवस्था में था, लेकिन यह बिना किसी प्रयास के इस भयावह पृथ्वी ज्वाला को वश में करने में सक्षम था। उसने घुटन भरी सांस ली। यह एक पौराणिक दिव्य वस्तु थी। यह वास्तव में शक्तिशाली थी। यदि यह अपने चरम पर होती, तो क्या यह पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती? लेकिन इतना भयानक अस्तित्व इतनी दयनीय स्थिति में समाप्त हो गया था। आखिर इसके पीछे कौन से रहस्य छिपे थे? सिद्धार्थ पूछ नहीं सका, क्योंकि अगर उसने पूछा भी तो पूर्वी बंजर भूमि की घंटी जवाब नहीं देगी। इसने रक्त भस्म करने वाली शेर की ज्वाला को निगल लिया है और नींद में डूब गया है। इसे उस सारी ऊर्जा को अवशोषित करने में कुछ समय लगेगा। आखिरकार रक्त भस्म करने वाली शेर की ज्वाला इससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। दूसरी ओर, यदि आपने रक्त भस्म करने वाली शेर की ज्वाला को इसे निगलने दिया होता, तो न केवल इसकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ जाती, बल्कि यह बहुत तेजी से लड़ने में सक्षम हो जाता। बूढ़े लोग वास्तव में बहुत बातें करते हैं। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने अचानक खुद का मजाक उड़ाया। आपके अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर। मैं बहुत ही मूर्ख और जिद्दी हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही जी सकता हूँ, सिद्धार्थ ने हंसते हुए ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को दिलासा देते हुए कहा। हालांकि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी, फिर भी उसने उसके इरादों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, हालांकि मुझे तुम्हारा यह चरित्र थोड़ा अकल्पनीय लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह का चरित्र तुम्हारे लिए दूसरे लोगों का विश्वास जीतना आसान बनाता है। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। चलो चलते हैं। यह रक्त भस्म करने वाली शेर की ज्वाला यहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और एक बार जब वो लोंग जाग जाएगा, तो तुम्हें एक सुखद आश्चर्य मिलेगा, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उसने वाकई बहुत कुछ हासिल किया था। असल में उसे लगा कि उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। पृथ्वी की ज्वाला ने यहां से समय समय पर ज्वाला ऊर्जा की एक लहर जारी की थी। उनका अनुमान था कि माँ ड्रैगन अंडे सेते समय बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने खेती करने के लिए ज्वाला ऊर्जा को जबरन अवशोषित कर लिया था। आखिरकार वह ज्वाला ऊर्जा कभी कभार ही आती थी, इसलिए यह पृथ्वी के ड्रैगन के लिए बहुत कीमती थी। लेकिन उसकी कमजोर अवस्था में ज्वाला ऊर्जा के अतिक्रमण ने उसकी आभा को बाधित कर दिया होगा, उसके निदान को चकनाचूर कर दिया होगा और उसकी मृत्यु का कारण बना होगा। जब वह पहाड़ की चोटी पर लौटा, तो सिद्धार्थ ने अचानक पृथ्वी ड्रैगन की लाश के चारों ओर लोगों का एक समूह देखा। उसने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से वहां पहुंच गया। रुको, इस जादुई जानवर की लाश हमारी पवन तेंदुए की जाति को मिली है। अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत भाग जाओगे, सिद्धार्थ को आते देख किसी ने चिल्लाया। ये लोग बहुत लंबे थे, जबकि उनके कान और नाक तेंदुए के समान थे। सिद्धार्थ वास्तव में पवन तेंदुए की दौड़ के बारे में जानता था। वे उसके साथ एक ही प्रवेश द्वार पर थे। ओयांग क्यू ने उन्हें उससे मिलवाया था। हास्यास्पद, तुमने इसे पाया तो यह तुम्हारा है। फिर मैं कहता हूं कि अमर मार्ग मुझे मिला है, तो तुम्हारे अनुसार अमर मार्ग मेरा है, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। उनके अहंकारी
तरीके को देखकर ही वह चिढ़ गया। ये प्राचीन जातियां खुद को मानव जाति से ऊपर समझती थीं। सच तो यह है कि सिद्धार्थ भी उन्हें नीची नजर से देखता था, क्योंकि वे दरअसल जानवरों के साथ संभोग करने वाले इंसानों की संतानें थीं। उनके पास मानव जाति का रक्त था, लेकिन उनके पास प्राचीन जानवरों का रक्त भी था। उनके भौतिक शरीर की ताकत उस प्रभाव के कारण एक साधारण मानव साधक की तुलना में कई गुना अधिक थी, जिससे उन्हें बड़ा लाभ मिला। कुछ प्राचीन जानवर थे जिनके पास शुद्ध रक्त रेखाएं थीं। उन्हें जादुई जानवर नहीं कहा जाता था। इसके बजाय वे खुद को जुआन जानवर कहते थे और वे पूर्ण मानव रूप में रूपांतरित होने में सक्षम थे। प्राचीन काल में एक ऐसा शांतिपूर्ण काल था जब मानव विशेषज्ञों ने जुआन जानवरों के साथ विवाह किया था और उनके बच्चों को उन दोनों की शक्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिला था। बाद में किसी अज्ञात कारण से जुआन जानवरों और मानव साधकों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उनके रिश्ते भी टूट गए। इससे एक अजीब परिणाम सामने आया। दोनों पक्षों के वंशजों को छोड़ दिया गया। किसी भी पक्ष ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। फिर किसी अज्ञात कारण से जुआन जानवरों का पतन हो गया था। उनमें से कई गायब हो गए थे। जहां तक मानव जाति का सवाल है, वे भी बहुत कमजोर हो गए थे। उन दोनों के वंशों वाले लोग उस समय सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। उन्होंने खुद को प्राचीन जातियां कहा था। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने काफी लंबे समय तक मार्शल हेवन महाद्वीप का नेतृत्व किया था। ओयांग क्यू ने अनुमान लगाया कि ऐसा केवल इसलिए हुआ था क्योंकि मनुष्यों और जुआन जानवरों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। उनके कुलीनों के गिरने के साथ ही उनकी विरासतें खत्म हो गईं। जहां तक प्राचीन जातियों की बात है, वे सबसे बड़े उपकारकर्ता बन गए थे। बाद में प्राचीन जातियों द्वारा बहुत लंबे समय तक दबाए जाने के बाद आखिरकार मानव जाति का उदय हुआ। एक भीषण युद्ध लड़ा गया। उस लंबे युद्ध के दौरान मानव जाति ने कई चौंकाने वाले विशेषज्ञों को जन्म दिया, जिससे उन्हें प्राचीन जातियों को दबाने का मौका मिला। अंत में प्राचीन जातियों के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों पक्षों ने एक समझौता किया जिसमें कहा गया कि कोई भी पक्ष दूसरे पर हमला नहीं करेगा। नतीजतन मानव जाति और प्राचीन जातियों के बीच लड़ाई अभी खत्म ही हुई थी कि मानव जाति का अंदरूनी हिस्सा फिर से बिखर गया। उस समय मानव जाति के एक हिस्से ने कहा था कि उन्हें प्राचीन जातियों को नष्ट कर देना चाहिए जब तक वे कर सकते हैं। वे उन्हें जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से विलुप्त कर देना चाहते थे। एक और वर्ग ऐसा था जो सोचता था कि उन सभी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वे जीत जाएं और प्राचीन नस्लें खत्म हो जाएं, लेकिन उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आखिरकार उनका अभी भी खून का रिश्ता था। परिणामस्वरूप मानव जाति में वैमनस्यता और अधिक बढ़ती गई। अंत में हथियार उठाए गए थे। वे युद्ध के मैदान में मिले थे। एक पक्ष को लगा कि दूसरा पक्ष अत्यधिक दयालु हो रहा है। वे अपने वंशजों के लिए एक ऐसी आपदा छोड़ रहे थे जो जल्द या बाद में भड़केगी। दूसरे पक्ष को लगा कि उनके विरोधी बहुत क्रूर थे। प्राचीन जातियां जादुई जानवर नहीं थीं। भले ही उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार न किया जा सके, लेकिन उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार भी नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उस समय प्राचीन जातियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनकी शक्ल सूरत भी इंसानों जैसी ही थी। उनके पास औरतें और बच्चे थे। वे उन पर कसाई का चाकू कैसे गिरा सकते थे? उन्हें एक मौका क्यों न दिया जाए ताकि शांति हो सके? अपने क्रोध में जिन विशेषज्ञों ने उन्हें मारने का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने सीधे मानव जाति की सेना को छोड़ दिया और खुद ही प्राचीन जातियों का वध करना शुरू कर दिया। उनकी संख्या बहुत कम थी और इसलिए वे प्राचीन जाति की सेना का सीधे सामना करने में असमर्थ थे। वे केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था उनके कमजोर सदस्यों को निशाना बनाना। वे कमजोर सदस्य प्राचीन जाति की महिलाएं और बच्चे थे। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में उन मानव विशेषज्ञों द्वारा मारे गए। वे बेहद क्रूर थे और प्राचीन जातियों के किसी भी सदस्य को मार दिया जाता। उन्होंने कहा कि दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं और वे उन्हें बढ़ने का समय नहीं देंगे। उनकी हरकतों ने प्राचीन जातियों और मानव जाति को क्रोधित कर दिया। दोनों पक्ष उनसे निपटने के लिए एक साथ आ गए। नतीजतन संख्या और शक्ति के बल पर उन दुष्ट मानव विशेषज्ञों को लगातार हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे खत्म होने वाले थे, एक भयानक उलटफेर हुआ। उस समय शून्य फट गया था। एक काली आकृति आकाश में प्रकट हुई और उन लोगों को बचा लिया। उन लोगों ने कसम खाई कि वे मूर्ख मानव जाति को उनके कार्यों की कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। परिणामस्वरूप उन्होंने भ्रष्ट मार्ग अपनाया। जहां तक उस काली आकृति का सवाल है जिसने उन्हें बचाया था, वह उनका भ्रष्ट भगवान बन गया। शांति के एक संक्षिप्त क्षण के बाद
जब भ्रष्ट मार्ग वालों ने विश्राम किया और अपनी शक्ति पुनः स्थापित कर ली तो उन्होंने धर्म मार्ग के विरुद्ध आक्रमण शुरू कर दिया। भ्रष्ट मार्ग ने अचानक अत्यंत भयानक साधना तकनीकें प्राप्त कर ली थीं, जिससे वध के माध्यम से उनकी शक्ति बढ़ गई थी। उनकी साधना की गति भयावह रूप से तेज थी। धर्मी मार्ग ने पलटवार किया, लेकिन भ्रष्ट मार्ग ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा। एक जगह सभी को मारने के बाद वे गायब हो जाते थे। धर्मी मार्ग के लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वे सिर्फ लोगों को ही नहीं मार रहे थे, वे बच्चों को भी पकड़ रहे थे। बिना सोचे समझे उन्हें पता था कि वे उन्हें अपने नए विशेषज्ञ बनाने जा रहे हैं। उस समय धर्मी मार्ग को एहसास हो गया था कि स्थिति ठीक नहीं थी। इस तरह से चलते रहना कोई समाधान नहीं था। उन्हें भ्रष्ट मार्ग को रोकने का कोई तरीका सोचना था। लेकिन भ्रष्ट मार्ग हवा की तरह था और उनका अड्डा छिपा हुआ था। इस कारण धर्मी मार्ग ने प्राचीन जातियों से मदद मांगी। प्राचीन जातियों के पास काफी विशेषज्ञ थे, जिन्हें जुआन जानवरों से दिव्य क्षमताएं विरासत में मिली थीं। वे धर्मी मार्ग को भ्रष्ट मार्ग के ठिकाने का पता लगाने में मदद कर सकते थे और फिर वे मिलकर उन्हें खत्म कर सकते थे। लेकिन धर्मी मार्ग को इस बात से गुस्सा आया कि प्राचीन जातियों ने वास्तव में मदद करने से इनकार कर दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भ्रष्ट मार्ग केवल धर्मी मार्ग को ही निशाना बना रहा था। उन्होंने प्राचीन जातियों पर हमला नहीं किया। इससे धर्मी मार्ग वाले बहुत क्रोधित हो गए। जब भ्रष्ट मार्ग ने प्राचीन जातियों का कत्लेआम किया था तो धर्मी मार्ग ने ही उन्हें बचाया था। लेकिन अब जब भ्रष्ट मार्ग धर्मी मार्ग को निशाना बना रहा था तो उन्होंने वास्तव में दर्शक बनकर रहना ही बेहतर समझा। प्राचीन जातियों का आचरण क्रोध पैदा करने वाला था, लेकिन इतने समय के बाद उन्होंने अपनी काफी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। धर्मी मार्ग पर चलने वाले लोग भ्रष्ट मार्ग से लड़ते हुए प्राचीन जातियों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते थे। उनमें से बहुत से लोग चाहते थे कि उन्होंने वास्तव में प्राचीन जातियों को खत्म कर दिया होता, लेकिन वे इसके लिए बेबस थे। धर्मी मार्ग वाले केवल इतना ही कर सकते थे कि वे अपनी शक्ति को और बढ़ा सकें। सौभाग्य की बात यह थी कि धर्मी मार्ग के पास अनगिनत विशेषज्ञ थे। उन्होंने और अधिक संप्रदायों की स्थापना की और अधिक शिष्यों की भर्ती की, उन्हें बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि धर्मी मार्ग की संख्या भ्रष्ट मार्ग की संख्या से कई गुना अधिक थी। अब जबकि धर्मी मार्ग ने भ्रष्ट मार्ग के विरुद्ध पूरी ताकत लगा दी तो भ्रष्ट मार्ग को तुरंत ही भारी झटका लगा। उनके विशेषज्ञों को बड़ी संख्या में मार दिया गया और वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके गायब होने के कुछ सहस्राब्दियों बाद धर्मी विशेषज्ञों ने सोचा कि भ्रष्ट मार्ग पहले से ही उस गंभीर चोट से ढह गया था जो उन्हें दी गई थी। नतीजतन उन्होंने एक बार फिर अपनी नाटकीय कहानी शुरू कर दी, आंतरिक कलह। हजारों संप्रदाय अहंकारी हो गए, किसी के अधीन होने से इनकार करने लगे। वे पागलपन की हद तक अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे, संसाधनों को छीनने लगे और दूसरी शक्तियों के खिलाफ लड़ने लगे। इसलिए जैसे ही वे आपस में लड़ रहे थे, भ्रष्ट मार्ग ने अचानक फिर से आक्रमण कर दिया। हजारों सालों की वसूली के बाद भ्रष्ट मार्ग शक्ति के एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। धर्मी मार्ग की अराजक स्थिति के साथ उन्हें भ्रष्ट मार्ग द्वारा एक दुखद झटका दिया गया। लेकिन अंत में धर्मी मार्ग के पास जरूरत से ज्यादा विशेषज्ञ थे। भ्रष्ट मार्ग ने उनके बहुत से लोगों को मार डाला था, उनके सारे संसाधन छीन लिए थे, लेकिन वे पूरी जीत हासिल नहीं कर पाए थे। धर्मी मार्ग के लोग अंततः जाग गए थे। उन्होंने अपनी सर्वोच्च शक्तियों को इकट्ठा किया, युद्ध में उनकी निगरानी की और उनके मतभेदों को सुलझाया। जो भी शक्तियां सुनने से इनकार करती, उन पर धर्मी मार्ग के बाकी लोगों द्वारा हमला किया जाता। हालांकि अभी भी कई छोटे मोटे संघर्ष थे, लेकिन धर्मी मार्ग शांत हो गया था। एक बार जब संघर्ष एक निश्चित स्तर तक बढ़ गया तो शक्तिशाली और रहस्यमय अस्तित्व उन्हें रोकने के लिए सामने आए, संघर्ष में मध्यस्थता की। प्राचीन जातियों की मिसाल के साथ पिल वैली ने भी कदम उठाया। मूल रूप से पिल वैली धर्म मार्ग की शक्ति थी, लेकिन फिर वे धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। सबसे ज्यादा मुनाफा पाने के लिए वे किसी भी पक्ष से व्यापार कर लेते थे, धर्मी या भ्रष्ट। जब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तो इसने बहुत बड़ी हलचल मचा दी। हालांकि अनगिनत राइटियस विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया था, फिर भी पिल वैली ने इसे जारी रखा। इसी समय एक अन्य संप्रदाय ने भी अचानक अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, हुआयुन संप्रदाय। उन्होंने अपने बैनर तले हुआयुन नीलामी घर स्थापित किए। चूंकि पिल वैली बहुत बड़ी थी और आवश्यक औषधीय गोलियों को नियंत्रित करती थी, इसलिए धर्मी मार्ग उनके विरोध के बावजूद उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर सकता था। अगर वे विरोध करना जारी रखते तो पिल वैली उन्हें औषधीय गोलियां बेचने से मना कर देती। लेकिन हुआयुन संप्रदाय अलग था। जिस दिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, उसी दिन वे अनगिनत धर्मी विशेषज्ञों से घिर गए।
एक खूनी लड़ाई छिड़ गई थी और हुआयुन संप्रदाय के मूल को भारी नुकसान पहुंचा था। धर्मी मार्ग ने दूसरी पिल वैली को प्रकट होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन हुआयुन संप्रदाय दृढ़ था। कुछ दशकों बाद वे एक बार फिर प्रकट हुए। परिणामस्वरूप वे एक बार फिर नष्ट हो गए। फिर चक्र जारी रहा, लेकिन हर बार जब वे फिर से प्रकट हुए तो उनकी शक्ति पहले से अधिक हो गई। 17वीं बार जब वे प्रकट हुए तो सचमुच स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई लड़ी गई थी। अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए थे, लेकिन इस बार हुआयुन संप्रदाय खड़ा रहा। धर्मी मार्ग अंततः डर गया था। हुआयुन संप्रदाय के पास बहुत ज्यादा पैसा था। हर बार जब वे नष्ट हो जाते थे तो वे नए विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते थे। वास्तव में उन्होंने आत्मघाती हमलों का इस्तेमाल करने के लिए भगोड़ों और अपराधियों को भी काम पर रखा था। यह कहा जा सकता है कि हुआयुन संप्रदाय की नींव पैसे और जीवन के माध्यम से बनाई गई थी। बाद में हुआयुन संप्रदाय धीरे धीरे मार्शल हेवन महाद्वीप के हर इंच में फैल गया। जिस भी जगह पर कीमिया गिल्ड थे वहां हुआयुन नीलामी घर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे हुआयुन संप्रदाय पिल वैली के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। शुरुआत में पिल वैली ने हुआयुन संप्रदाय का तिरस्कार किया था, लेकिन फिर यह एक चौंकाने वाली दर से विकसित हुआ जिसने उन्हें अवाक कर दिया। जब पिल वैली ने आखिरकार हुआयुन संप्रदाय को दबाना चाहा, तो उन्होंने पाया कि हुआयुन संप्रदाय पहले से ही हर जगह मौजूद था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआयुन संप्रदाय गरीब लोगों को भी स्वीकार करता था और इसलिए लोगों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करना आसान था। वे धन के देवता में विश्वास करते थे। उनके पास अरबों श्रद्धालु थे, क्योंकि यह हुआयुन संप्रदाय और उनके धन देवता थे जिन्होंने उन्हें गरीबी से बचाया था। हुआयुन संप्रदाय की वजह से ही वे गरीब लोग साधना के मार्ग पर कदम रखने में कामयाब हुए थे। उनकी भक्ति लगभग भयावह थी। अगर वे हुआयुन संप्रदाय को क्रूर बल से दबाने की कोशिश करते तो उन्हें तुरंत हुआयुन संप्रदाय के अरबों अनुयायियों से बेखौफ हमले झेलने पड़ते। बस इसके बारे में सोचना ही डराने वाला था। इसलिए हुआयुन संप्रदाय भी बना था। वे पिल वैली और प्राचीन जातियों के साथ धर्मी और भ्रष्ट मार्गों से परे अस्तित्व में थे। लेकिन यद्यपि प्राचीन जातियों ने घोषणा की कि वे तटस्थ हैं, फिर भी उन्हें मानव जाति, विशेष रूप से भ्रष्ट मार्ग के प्रति गहरी घृणा महसूस हुई। उन्हें अभी भी याद है कि जब उन्होंने इस दुनिया पर शासन किया था, लेकिन अब उन्हें निम्न मानव जाति के समान स्तर पर खड़ा होना था। इसलिए वे अक्सर मानव जाति को भड़काते थे, क्योंकि वे हमेशा इसे सहन करते थे। इससे उनका अहंकार बढ़ता गया और तब तक बढ़ता गया जब तक कि उन्होंने धर्मी मार्ग के लोगों की परवाह करना बंद नहीं कर दिया। सिद्धार्थ, यदि तुम अब भी नहीं भागे तो तुम इस जीवन में कभी भी भाग नहीं पाओगे, पवन तेंदुए के विशेषज्ञों में से एक ने कहा। उसकी आंखों से हत्या की मंशा झलक रही थी। इस पृथ्वी ड्रैगन को मैंने मारा है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो और भाग जाओ। सिद्धार्थ ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। क्या मजाक है? तुम 8वीं रैंक के जादुई जानवर को मार सकते हो? अगर ऐसा होता तो तुम बहुत पहले ही खुद को अमरपथ का अधिपति घोषित कर चुके होते। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ही कर सकता हूं। पवन तेंदुए के विशेषज्ञों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इस जादुई जानवर को सिद्धार्थ ने मारा था। यह बिल्कुल असंभव था। वे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं और वे सभी एक ही समय में सिद्धार्थ पर गोली चला रहे थे। उनकी उंगलियों में स्टील जैसे पंजे उग रहे थे। उन पर रून चमक रहे थे और उनकी तीक्ष्णता खजाने की वस्तुओं के बराबर थी। उन्होंने तुरंत एक साथ हमला किया, यह जानते हुए कि सिद्धार्थ शक्तिशाली था, क्योंकि अमरपथ खुलने से ठीक पहले जो हुआ था। सिद्धार्थ ने सूंघते हुए अपनी तलवार पर वार किया। उसने पाया कि 12वें स्वर्ग चरण पर पहुंचने के बाद उसका आध्यात्मिक युवान कई गुना बढ़ गया था। अपने शक्तिशाली आध्यात्मिक युवान के साथ उसे स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। वह इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकता था जैसे यह एक साधारण कृपाण वार हो। तलवार की रोशनी की एक विशाल किरण उन पर वार कर रही थी। धमाका! उन पवन तेंदुए विशेषज्ञों के हाव भाव तुरंत बदल गए। यह स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ का एक बेतरतीब प्रहार था, लेकिन इसने उन सभी को जकड़ लिया था। उन्होंने जल्दी से बचाव किया, लेकिन परिणामस्वरूप हवा में खून भर गया। वे पंजे जो खजाने की वस्तुओं की तुलना कर सकते थे, सिद्धार्थ की तलवार के सामने सड़ी हुई लकड़ी की तरह थे। केवल एक व्यक्ति बच गया और वह खून की उल्टी करते हुए पीछे गिर पड़ा और उसके हाथ विकृत हो गए। वह पूरी तरह से सदमे में था और इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी था और जन्मजात भी। उसकी शक्ति पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी।
लेकिन वह सिद्धार्थ के एक भी वार को झेलने में सक्षम नहीं था। सच में वह वाकई बहुत शक्तिशाली था। अगर सिद्धार्थ उसे हराना चाहता था तो उसे कुछ प्रयास करने होंगे। भले ही वह युद्ध कवच न भी बुलाए, लेकिन उसे कम से कम दिव्य अंगूठी तो बुलानी ही होगी। अफसोस की बात है कि इस आदमी ने सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा नीची नजर से देखा था। यह देखते हुए कि यह सिर्फ उसका एक आकस्मिक प्रहार था, उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया था, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक परीक्षण चाल थी। परिणामस्वरूप उसे बहुत नुकसान हुआ। वह बस स्वर्गीय दाओस की पुकार बुलाने ही वाला था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे वह मौका नहीं दिया। एक प्रेत की तरह सिद्धार्थ उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी तलवार सीधे उस आदमी के सिर में घुस गई। तलवार पर लगे वज्रबल ने सीधे उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। वह तुरंत मारा गया। अगर मैं तुम में से कुछ को नहीं मारता तो मुझे यह भी एहसास नहीं होता कि मैं मजबूत हो गया हूं। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार निकाली और भावुक होकर आह भरी। जैसे ही वह 12वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ा, लिटिल स्नो उसे एक पृथ्वी ड्रैगन से लड़ने के लिए ले आई। पृथ्वी ड्रैगन बहुत भयानक था और उसने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। सिद्धार्थ को लगा कि वह बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ है। अब जब उसने सिर्फ 2 चालों में एक जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल को मार दिया था तो उसे आखिरकार अपनी ताकत का एहसास हुआ। इससे उसका आत्मविश्वास, जो पृथ्वी ड्रैगन द्वारा हिला दिया गया था, पूरी तरह से ठोस हो गया। वाइल्ड उठो! सिद्धार्थ ने पृथ्वी ड्रैगन के अगले पैर पर तलवार पटक दी। वाइल्ड ने 10 मीटर की जगह खाली थी। वह एक चींटी की तरह था जिसने अपने लिए एक सपाट जगह खाली थी और फिर सो गया था। यही कारण था कि पवन तेंदुए के विशेषज्ञ बहुत कोशिश करने के बावजूद पृथ्वी ड्रैगन की लाश को स्थानिक वलय में ले जाने में विफल रहे थे। स्थानिक वलय में स्थान स्थिर था और जीवित चीजों को लाना असंभव था। जहां तक जीवन के छल्ले की बात है, वे तुलनात्मक रूप से कीमती और छोटे थे। केवल कीमियागर ही ऐसे छोटे और अधिकतर अव्यवहारिक जीवन के छल्ले का इस्तेमाल करते थे। वाइल्ड पृथ्वी ड्रैगन के भीतर था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे एक स्थानिक वलय में लाने में असमर्थ थे। यहां तक कि जब वे मर गए तब भी वे समझ नहीं पाए कि वे उसे अंदर क्यों नहीं ला पाए थे। सिद्धार्थ के जोरदार शोर मचाने के बाद वाइल्ड आखिरकार जाग गया और उसने पृथ्वी ड्रैगन से बाहर निकलने के लिए खाना खाया। उसे पता भी नहीं चला कि वह कब सो गया था। आपकी सभी कोशिकाएं सक्रिय हो गई हैं। वाइल्ड को देखते ही सिद्धार्थ चौंक कर चिल्लाया। वाइल्ड के इर्द गिर्द एक रहस्यमयी ऊर्जा थी जो उसके इर्द गिर्द अंतरिक्ष का संचार करती थी। यह सब उसके कुछ किए बिना ही हो गया। इसके अलावा अब चूंकि उसकी सभी कोशिकाएं सक्रिय हो गई थीं, इसलिए उन्होंने स्वचालित रूप से उसके लिए हवा से ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया था। तुम्हें कैसा लग रहा है? सिद्धार्थ ने पूछा। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं ऊर्जा से भरपूर हूं। मुझे पहले जैसी भूख भी नहीं लगती, वाइल्ड ने उत्साह से कहा। इससे पहले जब वाइल्ड का पेट भर जाता था तब भी वह भूखा रहता था। यह उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब वह वास्तव में भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। इसका एक कारण यह था कि वाइल्ड ने अभी अभी खाया था। 8वें दर्जे के जादुई जानवर का मांस ऊर्जा से भरा हुआ था। दूसरा कारण यह था कि उसकी सभी कोशिकाएं जाग गई थीं। किसी तरह की रहस्यमय तकनीक सक्रिय हो गई थी और वे अपने आप ही हवा से ऊर्जा खींचकर उसकी खपत की भरपाई कर रही थीं। दूसरे शब्दों में, जब तक वाइल्ड कुछ नहीं करता, उसे इतनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। उसे पहले की तरह अपनी थकावट कम करने के लिए लगातार सोते रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वाइल्ड, तुम्हें यह अर्थ ड्रैगन रखना चाहिए। अब तुम मांस खाए बिना भी आजादी से घूम सकते हो। हालांकि तुम दूसरों से अलग हो और तुम्हें खेती करने के लिए मांस की जरूरत है। तुम्हें इस जंगल में रहना चाहिए। जब तुम्हारे पास समय हो तो शिकार करने निकल जाओ, जब तुम्हारे पास समय न हो तो बस अर्थ ड्रैगन खा लो। अपनी मौजूदा गति से तुम इस अर्थ ड्रैगन को पूरे 1 साल तक खा सकते हो। इसकी खाल छोड़ना याद रखो। इसका इस्तेमाल ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को लैस करने के लिए किया जा सकता है। मैं अब कुछ और जगहों पर नजर डालने के लिए निकलूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। भाई लांग, आप जा रहे हैं? वाइल्ड ने पूछा। सिद्धार्थ का दिल खुश हो गया। हालांकि वाइल्ड की मूर्खता ने सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया, फिर भी वाइल्ड कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, वह अभी भी वही शुद्ध बच्चा था जो उसे फीनिक्स क्राई एम्पायर में मिला था। उसका स्वभाव कभी नहीं बदला था और वह अभी भी उसे एक बड़े भाई की तरह मानता था। हाँ, मुझे जाना होगा। एक कारण यह है कि मुझे यह देखना है कि क्या मैं ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को लैस करने के लिए और अधिक संसाधन पा सकता हूँ, और दूसरा कारण यह देखना है कि क्या मैं अपने लोगों को पा सकता हूँ। तभी मैं निश्चिंत हो पाऊंगा।
जहां तक सॉन मिंगयुआन और ली क्यू का सवाल है, मुझे उनके निर्णय पर भरोसा है। उन्हें गो रान द्वारा दिए गए स्वर्गीय दांव फल खाने चाहिए थे, जिससे उनके बचने की संभावना बढ़ जानी चाहिए थी। अगर वे बच सकते हैं तो वे निश्चित रूप से इस अनुभव के बाद अद्भुत विशेषज्ञ बन जाएंगे। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जब तक तुम 8वीं रैंक के जादुई जानवर को नहीं भड़काते, तुम सुरक्षित रहोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं गो रान को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजूंगा। सिद्धार्थ ने वाइल्ड के कंधे को थपथपाया और फिर उसकी अनिच्छुक निगाहों के सामने से चला गया। वाइल्ड का शरीर बहुत खास था। सिद्धार्थ ने सभी औषधीय गोलियां और गुप्त कलाएं आजमाई थीं, लेकिन वे सभी बेअसर रहीं। वाइल्ड को केवल मांस से ऊर्जा मिल सकती थी। अब जबकि वाइल्ड की सभी कोशिकाएं सक्रिय हो गई थीं, उसे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन वह यह स्वीकार कर सकता था कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से होगा। वाइल्ड की सुरक्षा के बारे में सिद्धार्थ ने चिंता नहीं की। हालांकि वाइल्ड सामान्य रूप से मूर्ख था, लेकिन वह खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील था। अन्यथा कैंग मिंग के मारे जाने के बाद उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इसके अलावा जब वाइल्ड ने बर्बर रक्त कांस्य शरीर को बुलाया तो सिद्धार्थ को खुद से पूछना पड़ा कि क्या वह एक भी वार रोक सकता है। वाइल्ड के पास अतुलनीय शक्ति थी और वह जहर से अप्रभावित था। सिद्धार्थ को पूरा भरोसा था कि वह यहीं रहेगा। सिद्धार्थ अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। वह पहले से ही 10,000 जानवरों के जंगल के केंद्र के करीब था, लेकिन अंत में उसने मुख्य क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही वह कोर के पास पहुंचा, उसका सामना एक और 8वें रैंक के पृथ्वी ड्रैगन से हुआ। यह क्षेत्र शायद 8वें रैंक के जादुई जानवरों से भरा हुआ था। अपनी किस्मत से शायद वह 9वें रैंक के जादुई जानवर से भी टकरा जाता। एक अकेले अर्थ ड्रैगन ने सिद्धार्थ को उसके एक ट्रम्प कार्ड की कीमत चुकानी पड़ी और उसे वाइल्ड की सहायता की आवश्यकता पड़ी। अंत में उसे हुओ लॉन के माध्यम से एक भव्य गुदाभेदी कला का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि अर्थ ड्रैगन की निर्दोष रक्षा को तोड़ा जा सके। अगर उसके पास उनमें से कोई भी नहीं होता तो वह केवल बुरी तरह से भागने में सक्षम होता। अब उसके पास न तो वाइल्ड था, न ही हुओ लोंग और न ही कोई जहर की गोली। अगर उसका सामना 8वीं रैंक के जादुई जानवर से होता तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। और सबसे बुरी स्थिति में अगर उसका सामना किसी कम बुद्धि वाले कीट जादुई जानवर से होता तो ड्रैगन स्केल उन्हें रोक नहीं पाता। फिर उसकी जान भी जोखिम में पड़ जाती। मुख्य क्षेत्र को दरकिनार करते हुए सिद्धार्थ ने काफी फसलें उगाईं। उसने कई 7वें दर्जे के जादुई जानवरों को मार डाला और उनकी लाशों को पोषक तत्वों के रूप में काली मिट्टी में फेंक दिया। आत्मा जगत के वे विशाल वृक्ष बढ़ते रहे। वे पहले से ही 3 मील ऊंचे थे और यही उनकी अंतिम सीमा थी। सिद्धार्थ इस बात से प्रसन्न था कि इन वृक्षों में कितनी जीवन ऊर्जा समाहित हो सकती है। जब तक वह एक ही वार में मारा नहीं जाता, वह किसी भी चोट से उबरने में सक्षम होगा। उसे लंबी तीव्र लड़ाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। 7 दिन बाद सिद्धार्थ आखिरकार 10,000 जानवरों के जंगल के अंत तक पहुंच गया। यह वाकई बहुत बड़ा था। अमरपथ वाकई चौंकाने वाला था। सिद्धार्थ फिर से मुख्य मार्ग की ओर बढ़ने लगा। उस मुख्य मार्ग पर ज्यादा परीक्षाएं और ज्यादा अवसर थे। बेशक वहां ज्यादा शिष्य भी थे और ज्यादा खतरा भी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह एक बंजर पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। यह वास्तव में 10,000 जानवरों के जंगल के विपरीत था। यह पूरी तरह से बंजर था और यहाँ एक अजीब तरह की हवा थी जिसने उसे असहज महसूस कराया। वह इस जगह से गुजर रहा था जब उसने धातु के टकराने की आवाज सुनी। वह चौंक गया। क्या मुख्य रास्ता इतना रोमांचक था? जैसे ही वह पहुंचेगा, वहां देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। सिद्धार्थ जल्दी से वहां गया और देखा कि कुछ धर्मी शिष्य एक महिला पर हमला कर रहे थे। उस महिला को देखकर सिद्धार्थ कांप उठा। वह खुशी से भर गया। बैंगनी रंग के वस्त्रों में लिपटी उसकी आकृति बहुत सुंदर थी, जो रहस्य का एहसास कराती थी। उसके बाल कमर तक लटक रहे थे और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वे आंखें पानी के एक साफ तालाब की तरह थीं, लेकिन नीचे देखना असंभव था। ऐसा लगता था कि वे किसी व्यक्ति की आत्मा को सोख सकती हैं। उस तरह की सुंदरता खतरनाक थी, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक सकता था। ऐसा लगता था जैसे वह अमरपरी और शैतानी जादूगरनी का मिश्रण थी। इन दो शैलियों ने उसकी सुंदरता को विरोधाभासों से भरा बना दिया था, लेकिन एक बार जब आप इसमें खो जाते थे तो खुद को मुक्त करना असंभव था। इस दुनिया में केवल वह ही ऐसी सुंदरता की हकदार हो सकती है, यू जियाओ किया।
सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि यू शियाओ कियान भी अमर मार्ग पर चल पड़ी है। इसके अलावा वह भी उसकी तरह पूर्वी क्षेत्र में थी। वह 10 से ज्यादा विशेषज्ञों से घिरी हुई थी। उसकी तलवार बार बार चमक रही थी क्योंकि वह उनके सभी हमलों को रोक रही थी। सिद्धार्थ यह देखकर हैरान थी कि उसके हमलावर धर्मी या भ्रष्ट मार्ग से नहीं थे। वे प्राचीन जाति के विशेषज्ञों का एक समूह थे। उनके मुंह से निकले बड़े बड़े कैनाइन दांत उनकी पहचान बताते थे। वे ब्लेजिंग वुल्फ जाति के लोग थे और वे सभी रैंक 2 सेलेस्टियल और उससे ऊपर के थे। उनमें से एक लाल रंग के फर से ढका हुआ था और उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी जो केवल जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल के पास ही हो सकती है। वे यू शियाओ कियान पर हमला कर रहे थे, लेकिन हालांकि उनके हमले तीखे थे, सिद्धार्थ ने देखा कि वे पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहे थे। वे खुद को रोक रहे थे। बेटी, मेरा प्यार पाना तुम्हारा सौभाग्य है। हर जाति में मेरी ब्लेजिंग वुल्फ जाति में विवाह करने की योग्यता नहीं होती। अगर तुम मेरी दयालुता को पहचानना जारी रखोगी तो मुझे निर्दयी होने और तुम्हें दबाने के लिए हर संभव प्रयास करने का दोष मत देना। उस समय यह मत कहना कि मैं महिलाओं के साथ नरमी से पेश आना नहीं जानता, तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। क्या यह नहीं कहा गया था कि प्राचीन जातियां मानव जाति के साथ विवाह नहीं करती थीं? इस बेवकूफ ने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। लेकिन फिर इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि इस बेवकूफ के इरादे इतने अच्छे नहीं थे। सबसे अधिक संभावना है उसने अभी अभी यू शियाओ कियान की सुंदरता पर लार टपकाना शुरू किया था। यद्यपि वह घूंघट में थी, फिर भी उसकी आंखें और शरीर ही किसी भी जीव को मोहित करने के लिए पर्याप्त थे। प्राचीन प्रजाति के जानवर भी उसका विरोध करने में असमर्थ थे। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करोगे, यू शियाओ कियान ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसकी आवाज में रोष था, फिर भी वह मधुर और ताजा लग रही थी। हाँ हाँ, तुम आखिरकार बोलने को तैयार हो। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने तय कर लिया है, तुम मेरी हो। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल हंसा, उसकी आंखें चमक रही थीं। सिद्धार्थ ने देखा कि यू शियाओ कियान पहले से ही शियांटियन के शिखर पर थी। तर्क के अनुसार भले ही वह इन लोगों को मार न सके, लेकिन उसे भागने में सक्षम होना चाहिए था। उसने इधर उधर देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वहां बहुत से लोग छिपे हुए देख रहे थे। यू शियाओ कियान ने उन सभी के देखते हुए अपनी पूरी शक्ति जारी करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि अब हीरो के लिए सुंदरता को बचाने का समय आ गया है। अरे, तुम सब लोग रुक जाओ और आज्ञाकारी होकर अपना सब कुछ छोड़ दो जो तुम्हारे पास है, नहीं तो आज मैं तुम्हारे कुत्ते के दांत निकाल दूंगा, सिद्धार्थ चिल्लाया। बस ऐसे ही वह उन पर अपनी नाक नीची करके देखते हुए उनके पास गया। वह हमें लूट रहा है। ब्लेजिंग वुल्फ विशेषज्ञ अचंभित थे। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ लोगों को दूसरों को लूटते हुए सुना था, लेकिन कभी इसका अनुभव नहीं किया था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी ब्लेजिंग वुल्फ जाति ने कभी इसका अनुभव नहीं किया था। उन्हें ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी, और खास तौर पर ऐसे घमंडी व्यक्ति से। वह उनसे भी ज्यादा घमंडी था। वे रुक गए, लेकिन यू शियाओ कियान को घेरना जारी रखा। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर यू शियाओ कियान थोड़ा कांप उठी। फिर सिद्धार्थ की घमंडी मुस्कान को देखकर वह खुश हो गई। हालांकि उसने घूंघट पहना हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ को भरोसा था कि वह जरूर मुस्कुरा रही होगी। बेटे, तुमने हमारी धधकती भेड़िया जाति का अपमान करने की हिम्मत की। तुम किस संप्रदाय से हो? तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने पूछा। हालांकि ब्लेजिंग वुल्फ जाति अत्याचारी थी, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। अगर यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता था कि वे ब्लेजिंग वुल्फ जाति से हैं, फिर भी उसने ऐसा करने की हिम्मत की, तो उसका बैकग्राउंड चौंकाने वाला होना चाहिए था। अन्यथा उसके पास इस तरह का आत्मविश्वास नहीं होता। इसलिए उसने सिद्धार्थ से अपने संप्रदाय के लिए पूछा। क्या आपने जुआनतियान दाओ संप्रदाय के बारे में सुना है? सिद्धार्थ अपनी तलवार पर झुकते हुए मुस्कुराया। जुआनटियन दाओ संप्रदाय, तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर वह भड़क उठा। मेरी ब्लेजिंग वुल्फ जाति की आपके जुआनटियन दाओ संप्रदाय से कोई दुश्मनी नहीं है। क्या आप युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? पाव। उसकी प्रतिक्रिया चेहरे पर एक तमाचा थी। यू शियाओ कियान उछल पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ ऐसे ही लड़ना शुरू कर देगा। इसके अलावा उसकी गति चौंकाने वाली थी। ब्लेजिंग वुल्फ रेस के जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल ने सिर्फ महसूस किया कि उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई, इससे पहले कि उसे दर्द का एहसास हुआ।
उसका सिर घूम गया और वह वापस उड़ गया। बाकी सभी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ उस थप्पड़ के बाद तुरंत अपने मूल स्थान पर लौट आया था। वह एक प्रेत की तरह आया और चला गया, बस पलक झपकते ही खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई हरकत ही नहीं की थी। बेवकूफ, मैंने पहले ही कह दिया है कि सभी कीमती चीजें सौंप दो। युद्ध शुरू करना? नहीं, मैं जो कर रहा हूं वह लूट है। क्या मुझे इसे और स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है? सिद्धार्थ ने शाप दिया। भाड़ में जाओ, तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने दहाड़ते हुए कहा। उसे पहले कभी इस तरह का अपमान सहना पड़ा था। उसने सीधे सिद्धार्थ पर अपना काला भाला फेंका। आकाश को विभाजित करो। धमाका! सिद्धार्थ की तलवार भाले से टकरा गई। उसका यह हमला बेहद विश्वासघाती था। चूंकि वह 12वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ चुका था, इसलिए उसका आध्यात्मिक युवान बेहद मजबूत था और यह बिना किसी प्रयास के तुरंत 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर गुजरा। सच तो यह है कि एक ही स्तर के लोगों के बीच लड़ाई में बड़ी अंतिम चालों के कारण मरने वाले लोगों की संख्या, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, 100 में से 1 से भी कम थी। अन्य 99 लोग तात्कालिक तकनीक के कारण मारे गए। एक अंतिम चाल शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन यह जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, इसका उपयोग करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। इसके अलावा इसे बाधित करना आसान था, इसलिए ऐसी चालें स्वाभाविक रूप से वास्तविक हत्या की चाल नहीं हो सकती। तात्कालिक चालें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन वे अचानक भी आ सकती हैं और आपके प्रतिद्वंद्वी को पता भी नहीं चलेगा। वे असली मारक वार थे। अब जबकि सिद्धार्थ 12वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ चुका था, वह तुरंत ही स्प्लिट द हेवंस का पहला रूप प्रकट कर सकता था, इसलिए यह उसकी सबसे भयानक चाल बन गई थी। उसने अपनी दिव्य अंगूठी या युद्ध कवच का उपयोग नहीं किया और अपनी शक्तिशाली आभा को भी नहीं छोड़ा, ताकि उसके दुश्मन को कोई डर न लगे या वह सतर्क न रहे। यह बाघ को खाने के लिए सुअर की तरह कपड़े पहनने का एक आदर्श उदाहरण था। परिणामस्वरूप रैंक 3 सेलेस्टियल को एक दुखद नुकसान उठाना पड़ा। उसने उड़ने से पहले स्वर्गीय दाओस की पुकार भी नहीं लगाई। उसकी दोनों भुजाएं टूट चुकी थीं और उसका भाला उसकी पकड़ से बाहर निकल रहा था। वह भयभीत था क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि सिद्धार्थ का दूसरा हमला पहले से ही होने वाला था। नहीं। निराशा की चीख तब रुकी जब सिद्धार्थ की तलवार जमीन पर गिर पड़ी और वह खूनी धुंध में बदल गया। वह चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी, लेकिन चीखने वाला इस दुनिया से चला गया था। तुम हमारी ब्लेजिंग वुल्फ नस्ल के एक सदस्य को मारने की हिम्मत करते हो। तुम और तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से। सुनहरी रोशनी चमक उठी। अनगिनत सुनहरे शल्कों ने अन्य ब्लेजिंग वुल्फ विशेषज्ञों को निगल लिया, जिससे वे तुरंत मर गए। बेवकूफ, हर बार जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो कहते हो कि तुम किसी व्यक्ति के पूरे परिवार और संप्रदाय को मार डालोगे। बेवकूफ, सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी। उसने प्राचीन जातियों के अहंकारी मुंह को बहुत नीचा देखा। मूल रूप से वह यू शियाओकियान की मदद करने और उन्हें दूर भगाने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसने पाया कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे नहीं पता था कि यह उसके द्वारा नीचा दिखाए जाने के कारण, उसके क्रोध के कारण था, या इसलिए कि उन्होंने यू शियाओकियान का अपमान किया था। उसने खजाने की वस्तु के साथ साथ स्थानिक छल्ले भी पकड़े जो अभी भी बरकरार थे। वह यू शियाओकियान की ओर मुस्कुराया। मिस ब्यूटी, देखो मैंने तुम्हें कितनी बहादुरी से बचाया है। मैंने ब्लेजिंग वुल्फ रेस के विशेषज्ञों को भी मार डाला जो तुम पर हमला कर रहे थे। उसके बारे में क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना दिल मुझे देने के बारे में सोच सकती हो? यू शियाओकियान को याद आया कि जब वह पहली बार ज्यूली गुप्त क्षेत्र में उससे मिली थी। अब उसके अजीबोगरीब और हास्यास्पद व्यवहार को देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। मूर्ख, तुमने उन्हें मारकर एक बड़ी आपदा को जन्म दिया है, वह फुसफुसाते हुए बोली जब वह पास आई। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही इतनी सारी परेशानियां हैं कि मुझे ब्लेजिंग वुल्फ रेस की कोई परवाह नहीं है। चलो बातचीत करते हैं, सिद्धार्थ मुस्कुराया। वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े। वे सभी दर्शक स्तब्ध थे, उन्हें लग रहा था मानो दुनिया पागल हो गई हो। सिद्धार्थ बहुत ही क्रूर था। उसने प्राचीन जातियों पर हमला करने की भी हिम्मत की। इसके अलावा उसने न केवल उन पर हमला किया, बल्कि उन सभी को मार डाला। प्राचीन जातियां कितनी शक्तिशाली थीं। भले ही उनके पास जुआंटियन दाओ संप्रदाय का समर्थक हो, लेकिन अगर प्राचीन जातियां दुश्मनी पर उतर आईं, तो क्या जुआंटियन दाओ संप्रदाय वास्तव में एक शिष्य के लिए उनके खिलाफ लड़ेगा? इसके अलावा प्राचीन जातियां बहुत एकजुट थीं। एक बार जब एक प्राचीन जाति आगे बढ़ती, तो दूसरी भी सामने आ जाती।
सिद्धार्थ ने एक आपदा को भड़का दिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही उस आपदा को भड़का दिया था। अभी उसे जो करने की जरूरत थी वह था अपने पुराने स्वतंत्र और उन्मुक्त स्वरूप को पाना। उसने पाया था कि वह हर चीज के प्रति अधिकाधिक सतर्क होता जा रहा था। अगर यह जारी रहा तो शायद वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर वह ज्योली गुप्त क्षेत्र में चला था। इसलिए जब उसे उकसावे का सामना करना पड़ा तो उसने फिर से पीछे हटना और सहना नहीं चुना। चूंकि दुश्मन अपरिहार्य थे इसलिए उनमें से कुछ को पहले ही क्यों न खत्म कर दिया जाए। यह कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वर्तमान में उसका नाम न केवल धार्मिक और भ्रष्ट मार्गों में बल्कि प्राचीन जातियों और अन्य शक्तियों में भी प्रसारित हो रहा था। अनगिनत विशेषज्ञ अंधेरे में सिद्धार्थ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। एक पर्वत श्रृंखला में एक हरी भरी घाटी के भीतर ताजे पानी का एक झरना था। शायद यही झरना था जिसने घाटी को जीवन दिया था। सिद्धार्थ और यू शियाओकियान नाले के पास एक चट्टान पर बैठे थे। ताजा पानी उनके पैरों के पास से बह रहा था और पानी की कलकल उनके मन को तरोताजा कर रही थी, जिससे उन्हें अमरपथ पर शांति के एक दुर्लभ क्षण का अनुभव हो रहा था। यू शियाओकियान ने अपने हाथ पानी में डाले पानी की धारा को अपनी उंगलियों से महसूस किया। वास्तव में उनके पैरों के पास कुछ अनाम छोटी मछलियां तैर रही थीं, जिससे उसे हंसी आ गई। सिद्धार्थ उसके बगल में बैठा था, उसकी खुशबू को सूंघ रहा था और उसकी परी जैसी हंसी सुन रहा था। वह शायद ही कभी इस तरह आराम कर पाता। उसकी खूबसूरत आकृति को देखकर सिद्धार्थ अनजाने में ही स्तब्ध हो गया। सिद्धार्थ, तुम अपने जूते उतारकर अपने पैर पानी में क्यों नहीं डालते? यह वाकई बहुत अच्छा लगता है, यू शियाओकियान ने कहा। उसे बस अपनी ओर घूरता देख वह शर्मा गई। मैं? नहीं। सच में मैं बहुत दयालु हूं, सिद्धार्थ ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा। हालांकि यू शियाओकियान के साथ अपने पैर धोना एक सौभाग्य की बात होगी, उसने अपना सिर हिला दिया। इसमें दयालुता का क्या संबंध है? क्या ऐसा करके मैं बुरा बन रहा हूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर मैं अपना पैर उसमें डालूंगा तो सारी मछलियां उसकी गंध से मर जाएंगी। तब मैं दुष्ट हो जाऊंगा। यू शियाओकियान हंसा। नापसंदगी? यह इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे कहा जा सकता है? दूसरी ओर सिद्धार्थ को अपने पैरों पर पूरा भरोसा था। भले ही मछलियां गंध से न मरें, लेकिन वे बेहोश जरूर हो जाएंगी। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट शारीरिक शक्ति पर केंद्रित था, इसलिए उसने जो पसीना बहाया वह स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा था। अमर पथ में प्रवेश करने के बाद से सिद्धार्थ ने अपने पैर नहीं धोए थे। एक बार जब उसने अपने जूते उतार दिए तो उस गंध से वह बेहोश भी हो सकता था। पिछली बार तुम अलविदा कहे बिना क्यों चले गए थे? सिद्धार्थ ने पूछा। सॉरी। यू शियाओकियान की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। हालांकि वह अभी भी घूंघट में थी, लेकिन वह यह महसूस कर सकता था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जब तुम अलविदा कहे बिना चली गईं, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे असहज महसूस हुआ, सिद्धार्थ ने आह भरी। पिछली बार उसके अचानक चले जाने से उसे वाकई बहुत निराशा हुई थी। दुनिया बहुत बड़ी थी और इसमें अनगिनत खतरे थे। कभी कभी एक अलविदा हमेशा के लिए रह सकता था। जब भी वह इस बारे में सोचता तो सिद्धार्थ को बेचैनी होने लगती। मेरे भी अपने गुप्त दुख हैं, यू शियाओकियान ने धीरे से कहा। उसका घूंघट गीला हो रहा था। सिद्धार्थ ने हिम्मत जुटाकर उसका घूंघट हटाया, जिससे उसका बेदाग चेहरा सामने आ गया। हालांकि उसने उसे पहले भी देखा था, लेकिन उसे फिर से देखकर उसका दिल धड़कने लगा। वह सुंदरता वास्तव में किसी व्यक्ति को मोहित कर सकती है। उसने एक साफ कपड़ा निकाला और धीरे से उसके आंसू पोंछे। तुम्हें मुझे फंसाने की चिंता है? यू शियाओकियान भावुक हो गई, लेकिन उसे दुख भी हुआ। उसने कपड़ा लिया और अपने आंसू पोंछे। मैं तुमसे अलग दुनिया से हूं। मेरे लोग पूरे मार्शल हेवन महाद्वीप के दुश्मन हैं, इसलिए मैं तुमसे कोई लेन देन नहीं कर सकती। इससे तुम फंस जाओगे। लेकिन तुम मूर्ख हो, तुमने वास्तव में शियाओ डाई की मदद की थी, जबकि तुम्हें पहले से ही मेरी पहचान पता थी। मैं? यू शियाओकियान रोती रही। उसकी हैसियत बहुत खास थी। दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती थी। जो कोई भी उससे संपर्क करने की हिम्मत करता, उसे बेरहमी से मार दिया जाता। स्वर्गीय शैतान हृदय महान तकनीक की साधना करते समय उसे एक प्रतिक्रिया मिली थी, जिससे उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचा था। उसे ठीक होने के लिए स्वर्गीय नर्क की आत्मा की भरपाई करने वाली जड़ों नामक एक कीमती दवा की आवश्यकता थी। जब सिद्धार्थ को यह पता चला
तो उसने उसके लिए एक स्वर्गीय सितारा आत्मा की भरपाई करने वाली गोली को परिष्कृत किया। एक बार जब उसने इसे लिया तो वह तुरंत ठीक हो गई। इसके अलावा सिद्धार्थ ने उसे ब्लडफिएंड सी एक्सपेंशन पिल्स का एक ढेर भी भेजा था। वे जियांटियन से सी एक्सपेंशन की ओर बढ़ने वालों के लिए सबसे अच्छी गोलियां थीं। हालांकि मानव जाति के पास उन गोलियों की भरमार थी, फिर भी उसके इस काम ने उसे हमेशा के लिए कृतज्ञ बना दिया। अगर बाहरी दुनिया को सिद्धार्थ की हरकतों के बारे में पता चल गया तो पूरी दुनिया उसे खोज निकालेगी, उसे मानव जाति का गद्दार करार देगी। उसे वो गोलियां भेजकर उसने असल में अपनी जिंदगी उसे सौंप दी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह सिर्फ एक बार मिली थी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। इसलिए अब उसका सामना करते हुए वह भावुक और शर्मिंदा दोनों महसूस कर रही थी। चाहे आप इसे किसी भी तरह से कहें, हम युद्ध के साथी हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच एक साथ लड़े हैं। अगर मैं बस तुम्हें पीड़ित होते हुए देख सकता तो मैं सिद्धार्थ नहीं होता। सिद्धार्थ मुस्कुराया। धन्यवाद, यू शियाओ कियान ने आंसू के बीच मुस्कुराकर कहा। वह एक अलग तरह की सुंदरता थी, बारिश के बाद आड़ू के फूल की तरह। जियाओ कियान, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना घूंघट वापस पहन लेना चाहिए, सिद्धार्थ ने अचानक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें मेरी तरफ देखना पसंद नहीं है? जियाओ कियान आश्चर्यचकित और थोड़ी निराश थी, लेकिन फिर भी उसने अपना घूंघट वापस पहन लिया। नहीं, मुझे इसे देखना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस महसूस करो। सिद्धार्थ ने यू शियाओ कियान का हाथ खींचा और उसे अपने दिल पर रख दिया। फिलहाल उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? यू शियाओ कियान शर्मा गई और दूर चली गई, लेकिन वह अभी भी उसके शक्तिशाली दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, सिद्धार्थ ने कहा। यू शियाओ कियान का आकर्षण इतना मजबूत था कि यह जानलेवा था। अन्यथा सिद्धार्थ उसे फिर से घूंघट करने के लिए नहीं कहता। आंखों के लिए दावत भी एक खुशी थी। ठीक है, चाहे यह जानबूझकर किया गया हो या नहीं, मुझे यह दोनों ही तरह से पसंद है। यू शियाओ कियान मुस्कुराई। उसके हाथ शर्मीले अंदाज में उसके लबादे के कोने को हल्के से घुमा रहे थे। वह समझ सकती थी कि यह सिद्धार्थ का उसकी सुंदरता की तारीफ करने का अजीब तरीका था। उसने अचानक बेशर्मी से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट की चमक थी। जब से हम अलग हुए हैं तब से तुम कैसे हो? सिद्धार्थ इस तरह से एक बूढ़ा लोमड़ी था। वह जानता था कि यू शियाओ कियान करीब आना चाहती थी, लेकिन वह शर्मिंदा भी थी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं बहुत अच्छा हूं। मैं बस लड़ता हूं और मारता हूं और फिर मारता हूं और लड़ता हूं। सिद्धार्थ ने उसे अपने अनुभव का एक सरल वर्णन दिया जो ज्यूली गुप्त क्षेत्र में लड़ाई से शुरू हुआ। लेकिन उसने पाया कि वह दुनिया के बारे में बेहद जिज्ञासु थी और उसने उसे चीजों को और अधिक विस्तार से समझाने के लिए कहा। नतीजतन इस सरल वर्णन में पूरा दिन लग गया। सिद्धार्थ, तुम एक अच्छे इंसान हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई बड़ी बहनें तुम्हें पसंद करती हैं, यू शियाओ कियान ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहोगे? ज्यादा लोगों के साथ यह ज्यादा जीवंत हो जाएगा, सिद्धार्थ ने कहा। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ क्योंकि ये शब्द स्पष्ट रूप से लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन यह देखकर कि यू शियाओ कियान ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तुरंत असहज हो गया। उसने एक ही वाक्य से अच्छे माहौल को बर्बाद कर दिया था। जियाओ कियान, मैं तुम्हें एक उपहार दूं। सिद्धार्थ ने अचानक एक अंडा निकाला। एक पृथ्वी ड्रैगन का अंडा। यू जियाओ कियान चौंका। सिद्धार्थ भी चौंक गया, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे पहले ही यू शियाओ कियान के विशाल ज्ञान का अनुभव हो चुका था। वह आकाश को जानती थी, वह पृथ्वी को जानती थी और वह बीच की हर चीज को जानती थी। हाँ, यह वास्तव में एक पृथ्वी ड्रैगन का अंडा है। यह अब तुम्हारा है। भविष्य में तुम्हारे पास एक शक्तिशाली घरेलू पालतू जानवर होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे क्योंकि इससे मुझे बुरा लगेगा, सिद्धार्थ ने कहा। यू शियाओ कियान ने सिद्धार्थ को देखा और अचानक उसे गले लगा लिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह खुशी अचानक आ गई थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह उसे देखते ही उसे दे देता। कमीने, तुम दुष्ट व्यक्ति हो, मुझे पता है कि तुम मुझे बहका रहे हो, यू जियाओ कियान ने सिद्धार्थ की बाहों में चिल्लाते हुए कहा। सिद्धार्थ का उत्साह गायब हो गया। जिस हाथ से वह उसे गले लगाने वाला था वह कठोर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गले लगाना चाहिए या वापस खींच लेना चाहिए। उसकी पिकअप कलाएं कैसे विफल हो गईं।
उसके लिए यह सब खत्म हो चुका था, उसे पहचान लिया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, दिनचर्या पर निर्भर नहीं रहा जा सकता था। वह पछतावे से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन हालांकि मुझे यह स्पष्ट रूप से पता है, मैं इसे मना नहीं कर सकती। तो तुम एक कमीने हो, यू शियाओकियान ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू उसके लबादे को भिगो रहे थे। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी चालाकी पर पानी फिर गया था। पहली बार उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उसे अचानक याद आया कि यू शियाओकियान में दिमाग पढ़ने की एक खास क्षमता है। यह सोचते हुए उसे अपनी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। असफलता, असफलता, पूर्ण असफलता। अब जब यह दिनचर्या विफल हो गई थी तो यह अजीब था। यू शियाओकियान कुछ देर तक रोती रही और फिर धीरे धीरे सिद्धार्थ के गले से निकल गई। उसे देखते हुए वह चिल्लाई, मुझे डर लग रहा है। किसका डर? मुझे डर है कि कहीं तुम पर कोई विपत्ति न आ जाए। मुझे डर है कि मेरी वजह से तुम मारे जाओगे। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए देखने से डरता हूं, यू शियाओकियान ने कहा। मैं मरने से नहीं डरता, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यह सबसे बुरा परिणाम नहीं है। सबसे भयानक परिणाम यह है कि तुम जीवित रहोगे, लेकिन मुझसे नफरत करोगे। इससे मेरा जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा, यू शियाओकियान ने कहा। मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? अगर एक दिन मेरी हैसियत उजागर हो गई तो पूरी दुनिया तुम्हारा पीछा करेगी। अगर तुम्हारे सभी साथी एक एक करके मारे गए तो तुम मुझसे नफरत करोगे। तुम उनकी मौत के लिए मुझसे नफरत करोगे। तुम अपनी नफरत में मुझे मार भी सकते हो। यू शियाओकियान एक बार फिर रोने लगी। उसके शब्दों ने सिद्धार्थ के दिल को झकझोर दिया। यह वाकई एक बड़ी समस्या थी। उसके पास अभी भी पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत नहीं थी। जियाओकियान, रो मत। चलो अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। सिद्धार्थ ने उसे धीरे से ठीक से बैठाया। सिद्धार्थ के गंभीर हाव भाव को देखकर यू शियाओकियान ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अचानक उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह पीछे मुड़ गई और अपनी पीठ सिद्धार्थ की ओर कर ली। जियाओकियान, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सिद्धार्थ ने पूछा। बेशक नहीं तो, यू जियाओकियान ने शर्माते हुए अपनी बात रोकी। सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। उसका आकर्षण बहुत ज्यादा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। तो फिर चलो गंभीरता से बात करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मूल शैतान जाति के बारे में थोड़ा जानता हूं। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना है वह सब नकारात्मक है, लेकिन मैं एक जिद्दी व्यक्ति हूं और मैं दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल अपनी इंद्रियों और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूं। और मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और जियाओ डाई भी एक अच्छी इंसान थी। तो मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि तुम्हारी मूल शैतान जाति भी अच्छे लोगों से भरी हुई है। यह मेरा अंतर्ज्ञान है। धन्यवाद सिद्धार्थ। यू शियाओकियान बहुत भावुक हो गई। यह पहली बार था जब उसने सुना कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसकी मूल शैतान जाति पर भरोसा करने को तैयार है। दूसरी ओर मैं अपनी दुनिया को लेकर संदेह से भरा हुआ हूं। इसलिए मैं मूल शैतान जाति के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। यू शियाओकियान ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा। वे गर्मजोशी और ईमानदारी से भरी हुई लग रही थीं, मानो उसकी आंखों में देखने से कोई व्यक्ति उसके दिल की गहराई में झांक सकता हो। चूंकि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, इसलिए मैं आपको अपनी मूल शैतान जाति के बारे में कुछ रहस्य बताऊंगा, यू जियाओकियान ने कहा। उसकी कहानी से सिद्धार्थ को पता चला कि मूल शैतान जाति एक विशाल अस्तित्व थी जिसकी संख्या करोड़ों में थी। जिस जगह पर वे रहते थे उसे गगनचुंबी दुनिया कहा जाता था। यह एक छोटी सी दुनिया थी जिसे मूल शैतान जाति के सर्वोच्च पूर्वजों में से एक ने बनाया था। वह छोटी सी दुनिया ही एकमात्र ऐसी जगह थी जिसे मूल शैतान जाति अपना घर कह सकती थी। जब वे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में प्रवेश करते तो उन्हें तुरंत स्वर्गीय दाओस द्वारा महसूस किया जाता, जिससे उनके चारों ओर एक विशेष घटना प्रकट होती। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के विशेषज्ञ अपनी पूरी शक्ति से उनका शिकार करते। हालांकि गगनचुंबी दुनिया एक पूर्ण दुनिया नहीं थी और इसमें कानूनों का पूरा सेट नहीं था। जब वे स्वर्गीय बिजली के बपतिस्मा को प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट जाना पड़ता था। स्वर्गीय दाओस से अपनी आभा को छुपाने के लिए उन्हें शैतानी कोर इकट्ठा करना पड़ा, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। यू जियाओकियान ने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में सिद्धार्थ के साथ मिलकर इतनी बड़ी मात्रा में शैतान कोर इकट्ठा कर लिया था, जिसके बाद पूरी मूल शैतान जाति लंबे समय तक उत्साहित थी।
अपने क्षेत्र के शिखर पर अटके हुए वे विशेषज्ञ अंतःसीमित शैतानी कोर का उपयोग करने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करना बंद कर सकते हैं। इससे पूरी मूल शैतान जाति के लोग सिद्धार्थ के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते थे। यही कारण था कि उनकी तस्वीर पूरी जाति में फैली हुई थी, और अगर बाहरी दुनिया में घूमने वाले उनके शिष्यों में से कोई भी मुसीबत में फंसने पर उनसे मिलता था तो उन्हें उसकी मदद करने के लिए मौत तक लड़ना पड़ता था। उन शैतानी कोर को विशेष जादुई वस्तुओं में बनाया गया था जो उनकी आभा को छिपा सकती थीं। जब तक वे अपनी पूरी शक्ति नहीं छोड़ते तब तक उन्हें दूसरे लोग पहचान नहीं पाते। इसलिए उन्होंने चुपके से मार्शल हेवन महाद्वीप में प्रवेश करना शुरू कर दिया था और अपनी जरूरत के संसाधन जुटाना शुरू कर दिया था। यह मूल शैतान जाति के लिए अनगिनत सालों में पहली बार था जब उनके शिष्य इतनी बड़ी संख्या में मार्शल हेवन महाद्वीप में घूम रहे थे। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। इससे पहले वे एकांत में रहते थे। उन्हें हर काम खुद ही करना पड़ता था, जिससे उनके विकास की क्षमता पर बुरा असर पड़ता था। अब वे अंततः मार्शल हेवन महाद्वीप से अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम हो गए, जिससे उन्हें तेजी से विकास करने में मदद मिली। जहां तक मूल शैतान जाति के दुनिया की दुश्मन होने का सवाल है, सच में यू शियाओ कियान को भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उसकी मां ने उससे कहा था कि एक बार जब वह उस रहस्य को जान लेगी तो उसे गगनचुंबी दुनिया से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सब कुछ सचमुच बदल गया है। मूल शैतान जाति दुनिया की सार्वजनिक दुश्मन बन गई है। वे लानत लामत करने वाले लोग। वरिष्ठ आप। सिद्धार्थ चौंक गया। खामोश पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने अचानक ऐसा श्राप जारी कर दिया था। आप बातचीत जारी रख सकते हैं, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने फिर से चुप होने से पहले कहा। लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसा रोष था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। क्या है सिद्धार्थ? यू जियाओ कियान ने उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखकर पूछा। ओह कुछ नहीं जियाओ कियान, चलो बात करते हैं। मैं तुम्हारी मूल शैतान जाति के साथ सहयोग करना चाहता हूं, सिद्धार्थ ने कहा। सहयोग करें? यू जियाओ कियान को समझ नहीं आया। हाँ, मैं तुम्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराऊंगा जिससे तुम और मजबूत बन सकोगे, सिद्धार्थ ने कहा। यू शियाओ कियान चौंक गई। सिद्धार्थ का यह विचार बहुत ही पागलपन भरा था। अगर दुनिया को इस बारे में पता चल गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। आपकी मदद करना भी मेरी मदद करना है। मेरा अनुमान है कि यह दुनिया जल्द ही या बाद में अपनी पूंछ पर पलट जाएगी। मुझे एक शक्तिशाली सहयोगी की जरूरत है जो मेरी मदद कर सके जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति न हो, सिद्धार्थ ने कहा। तुम्हें सच में हम पर इतना भरोसा है? यू जियाओ कियान फिर से रोने वाली थी। हाँ, चूंकि मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है, इसलिए मैं तुम पर पूरा भरोसा करूंगा। मुझे भरोसा है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, सिद्धार्थ ने पूरी ईमानदारी से यू शियाओ कियान के मुलायम बालों को धीरे से पीछे किया। धन्यवाद सिद्धार्थ, वास्तव में धन्यवाद। यू जियाओ कियान उसके विश्वास से बेहद प्रभावित हुई। जब वह थोड़ा शांत हो गई तो सिद्धार्थ ने कहा, जब तुम वापस आओगी तो मुझे उन चीजों की सूची भेजने का तरीका सोचो जिनकी तुम्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। उदाहरण के लिए औषधीय गोलियां, हथियार, कवच आदि। मैं उन्हें वापस तुम्हारे पास भेजने के लिए एक गुप्त चैनल स्थापित करने का तरीका सोचूंगा। उम्मीद है तुम जल्दी से मजबूत हो जाओगी। इस तरह मेरे पास भी अपने लिए एक शक्तिशाली समर्थक होगा। वह साधना पथ पर संघर्षों से नहीं डरता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया वह अधिक से अधिक रहस्यों के संपर्क में आता गया और वह कम सुरक्षित महसूस करने लगा। उसे लगा कि अगर वह अकेला रहा, अगर वह किसी विशाल अस्तित्व के खिलाफ लड़ता रहा तो उसे निश्चित रूप से निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया जाएगा। वह लंबे समय से गठबंधन बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन छोटे गठबंधन बेकार थे और सर्वोच्च शक्तियों के लिए वे उसके जैसे कमजोर व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे। जहां तक खुद को जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए समर्पित करने की बात है तो यह असंभव था। जुआंटियन दाओ सेट में उनके अनुभव हमेशा उथल-पुथल और परेशानियों से भरे रहे थे। सिद्धार्थ को जुआंटियन दाओ संप्रदाय से कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि शुरी वुहेन और ओयांग क्यू जैसे लोग थे जिनके साथ जुआंटियन दाओ संप्रदाय में उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में क्या होगा? ओयांग क्यू अब उसकी मदद कर सकता है, लेकिन एक बार जब वह मुख्य संप्रदाय में प्रवेश कर गया तो क्या होगा? तब उसका समर्थन कौन करेगा? इसलिए उसे एक भरोसेमंद गठबंधन बनाने की जरूरत थी। और वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने जो देखा या सुना उस पर उसे विश्वास नहीं था। उसने सिर्फ 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट द्वारा दिए गए अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया।
उस अंतर्ज्ञान ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। न केवल वह एक भरोसेमंद साथी पा सकता था, बल्कि वह एक बेहद खूबसूरत महिला को भी आभारी महसूस करा सकता था। सिद्धार्थ को लगा कि उसकी किस्मत वाकई इतनी बुरी नहीं थी। उसने यू शियाओकियान से कहा कि वह बाहरी दुनिया में घूम रहे सभी शिष्यों को वापस बुलाए। उन्हें यह जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वे उजागर हो गए तो इससे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की सुरक्षा बढ़ जाएगी। उसने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। यू शियाओकियान को आश्चर्य हुआ कि उसके पास इतने शक्तिशाली संचार चैनल थे। उसका वास्तव में हुआयुन संप्रदाय और पिल टॉवर के साथ संबंध था। उसने व्यावहारिक रूप से उसके लिए उसकी पूजा की, जिससे सिद्धार्थ का घमंड पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। सामान्य योजना यह थी कि जब वह अपने कबीले के नेता से स्वीकृति मांगने जाए तो उसके दिमाग में एक सूची हो। इस तरह उसके नेता को योजना के बारे में पता चल जाएगा। आखिरकार यू शियाओकियान को उच्च अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करनी थी, क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन वह यह जानकर चौंक गया कि यू शियाओकियान की मां कबीले की नेता थी। तभी उसे याद आया कि शियाओ डाई ने यू शियाओकियान को पवित्र बेटी कहा था। जियाओकियान, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ ने पूछा। हमारी मूल शैतान जाति के पास एक प्राचीन परिवहन विरासत है। जब तक हम निर्देशांक जानते हैं, हम खुद को अंदर ले जा सकते हैं। जब अमर पथ खुलता है तो हम बाहरी दुनिया के परिवहन गठन की सहायता से अंदर जा सकते हैं, यू शियाओकियान ने कहा। क्या तुम्हें यहाँ कुछ मिला या तुम्हारा कोई लक्ष्य है? हाँ, आगे मुझे किसी तरह के आह्वान का आभास हो रहा है। वहां कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी मेरी मूल शैतान जाति को जरूरत है। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना नक्शा निकाला और यू शियाओकियान से सामान्य स्थान पूछा। वह यह देखकर चौंक गया कि वह जिस स्थान के बारे में बात कर रही थी वह शियाओ जनजाति के नक्शे पर पाताल लोक शैतान महल के रूप में चिह्नित था। इसके अलावा उस जगह को आदिवासियों ने छिपा दिया था, इसलिए बाहरी लोगों को उस स्थान के बारे में पता नहीं था। उनके नक्शों में यह नहीं लिखा था कि उस क्षेत्र में कोई मुकदमा चल रहा था। वे दोनों सीधे वहां चले गए। सिद्धार्थ ने जानबूझकर नक्शा हटा दिया और यू शियाओकियान को अपनी इंद्रियों के माध्यम से आगे बढ़ने को कहा। वह नहीं चाहता था कि नक्शा उसे गुमराह करे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे जो जगह मिली वह बिल्कुल नक्शे में अंकित जगह जैसी ही थी। अब यह पक्का हो गया था कि वह इस जगह पर कुछ चाहती थी। आधे दिन के बाद सिद्धार्थ को आखिरकार एक साधारण पत्थर के नीचे एक निशान मिला। यह भी एक परिवहन संरचना थी। सिद्धार्थ ने जब फॉर्मेशन को सक्रिय किया तो वे दोनों एक साथ खड़े थे। अचानक उनकी दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि वे एक विशाल भूमिगत स्थान में दिखाई दिए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। यह एक बहुत बड़ा चौक था और बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति में एक आदमी को दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए दिखाया गया था। उसकी नजर सीधे चौक के प्रवेश द्वार पर थी, ठीक उसी जगह जहां सिद्धार्थ और यू शियाओकियान खड़े थे। उन दोनों पर एक अवर्णनीय दबाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्ति जीवित हो और लोगों को पूजा में झुकने की इच्छा हो रही थी। वे दोनों अंदर गए और 8 पत्थर के दरवाजे देखे। हर दरवाजा 300 मीटर ऊंचा था और हर दरवाजे पर अमर अक्षर लिखे हुए थे। सिद्धार्थ उन अक्षरों को पहचान नहीं पाया। इस पत्थर के गेट का इनाम वास्तव में शीर्ष ग्रेड स्वर्गीय स्रोत अर्क है। यह स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा वसंत है जिसकी मेरी मूल शैतान जाति को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। यू शियाओकियान ने उत्साह से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया, लगभग खुशी से उछल पड़ी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि यह लगभग शीर्ष ग्रेड दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत के समान ही है। लेकिन उसकी जय जयकार से यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। तो फिर चलो इस ट्रायल में चलते हैं। सिद्धार्थ गेट के बगल में बटन दबाने के लिए ऊपर गया। ट्रायल शुरू करने के लिए यही तरीका होना चाहिए। नहीं, यू शियाओकियान अचानक चिल्लाई, लेकिन सिद्धार्थ का हाथ पहले ही बटन को छू चुका था।